Assalamu alaikum, everybody. I hope you guys are well. Assalamu alaikum, Arshia. Assalamu alaikum, Ahmed. Assalamu alaikum, Ahmed Habib, Maz, Imal. Physics hates you? No, it doesn't. Assalamu alaikum and coded black. Physics will be the end of you? Nahi, nahi, yaar. Kya matlab? Nothing is going to be the end of you. Assalamu alaikum, Uzair. Assalamu alaikum, Ryan. Yes, Rabbi Zidni Ilma always. Harun Abdi wait karna aayega aage. Umar assalamu alaikum. Mahveen assalamu alaikum. Manahil, Rafi assalamu alaikum. Welcome everybody. Mishal assalamu alaikum. Ramla Huzaifa assalamu alaikum. Abdurrahman assalamu alaikum. Aisha assalamu alaikum. This is A level. कल इनका पेपर है इन जवानों का. बहुत डर लग रहा है. देखो it's normal to be scared of the paper. इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है, ना कोई बड़ा ज्यादा अपसेट होने की बात है, क्योंकि पेपर का एक खौफ तो होता है. लेकिन खास तौर पे अगर पेपर 4 हो, लेकिन आपको अपनी तैयारी पे यकीन होना चाहिए इंशाल्लाह. मेहर अस्सलाम वालेकुम, खतीजा अस्सलाम वालेकुम, आज अस्सलाम वालेकुम. या if you're well prepared, why not? चलें जी, हम स्टार्ट करते हैं जवानों, क्योंकि तुम लोगों का कल सीएस का, कुछ लोगों का सीएस का भी एग्जाम है. तो मैंने कुछ पॉइंटर्स लिखे थे जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा टाइम लगा. बट लेट्स गो थ्रू देम वन बाय वन एंड होपफुली इट शुड हेल्प यू इन टुमारोज एग्जाम. बड़े गौर से सुनना मेरी बातों को. आज मैं बातें करूंगा, कोशिश करना कि लिखते रहो मेरे साथ साथ, ताकि यू रिमेन एंगेज्ड and you don't zone out, okay? Because this is the last time you're writing for paper 4. You will not be writing again for paper 4, so just make sure you write down one last time. ठीक है. पहली बात तो ये कि you should use technical language correctly. Commonly confused words are atom और molecule को लोग confuse करते हैं, nuclide और nucleus को confuse करते हैं, force और field को confuse करते हैं. और इसका मैं भी आप लोगों को आगे जाके क्वेश्चन भी कराऊंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो. आज हमने क्वेश्चंस भी करने हैं जवानों. मैंने उसका पेपर भी एक अटैच किया हुआ है साथ में, सो आपने प्लीज मेरे साथ करना है. कैलकुलेटर बाहर निकाल के रखना है. ये आखिरी तैयारी है. दिस इज द लास्ट थिंग दैट यू आर गोना डू, ओके? अच्छा, गौर से सुनो मेरी बात को. When defining quantities, do not ignore phrases like per unit. अब बहुत से लोग डिफाइन करते हुए पर यूनिट को पता नहीं क्यों इग्नोर कर जाते हैं. पर यूनिट, जब भी कोई चीज रेशो में लिखी जाती है ना, where there are two quantities being defined, रेशो है, तो रेशो में आपने पर यूनिट का लफ्ज जरूर लिखना है, ठीक है? वरना एग्जामिनर नंबर काटता है. और अगर दो क्वांटिटीज मल्टीप्लाई हो रही है तो प्रोडक्ट का लफ्ज जरूर लिखना है, वरना नंबर कटते हैं. So when defining quantities, do not ignore phrases like per unit, where the quantity being defined is the ratio between two quantities, or product when two quantities are being multiplied. आगे चलो. बड़ा ही जरूरी बात, बहुत ही जरूरी बात, फोकस करें. Answers to numericals in appropriate number of significant figures. ये जो फाइनल आंसर होता है आपका, जरा मुझे चैट में बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लिखते हो? कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लिखते हो फाइनल आंसर? शाबाश, मुझे बताएं. वेल डन. आप हमेशा अपना फाइनल जवाब 2 to 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे लिख रहे होते हैं, बिकॉज आप जब भी अली, जब भी आप क्वेश्चन को देखते हो ना, तो आपके यूजली डेटा जो होता है वो 2 से 3 SF में गिवन होता है. अब याद रखो दैट व्हेन यू आर परफॉर्मिंग इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस का मतलब होता है वो जो बीच में आ रही होती हैं. डू नॉट डू एनी प्रीमैच्योर राउंडिंग. बीच में राउंड ऑफ नहीं करना. बीच में जितनी कैलकुलेशंस है एग्जामिनर चेक कर रहा होता है आपको, उसको 4 SF पे रखना है. भूलना नहीं है इस बात को जवानों. कल के पेपर में जब बीच वाली कैलकुलेशन, जो फाइनल आंसर नहीं है, उसको 4 SF पे रखो, ठीक है? 4 SF में रखो. और जब फाइनल आंसर की तरफ जाओ तब उसको राउंड ऑफ करो टू एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हिच इज 2 to 3. अच्छा, अब एक और चीज, मैंने एग्जामिनर की स्क्रिप्ट देखी, जिस तरह मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पेपर 3 की दिखाई थी, उस समय 4 की भी देखी. तो
यूजुअली क्या होता है कि भाई फोर थोड़ा सा लोगों को मुश्किल लग रहा होता है, तो वो इतना अपनी सवाल का जवाब इधर लिखना होता है, वो इधर लिख रहे होते हैं, इधर लिख रहे होते हैं, इधर लिख रहे होते हैं, कटिंग कर रहे हो। प्लीज सोच समझ के जवाब देना। डू नॉट स्कैटर योर आंसर अराउंड अ पेज। उसको एक लॉजिकल ऑर्डर में लिखो। जितना आसान हो जाएगा उसको चेक करना, उतने ज्यादा नंबर आने के चांसेस होंगे। अगर बहुत ज्यादा कटिंग करोगे, बहुत बहुत ज्यादा, तो नंबर कटने के चांसेस भी ज्यादा होंगे। सही है। सो कटिंग अवॉइड करना कल के पेपर में। और अगर कट करना भी हो तो प्लीज, अगर आपने ये लाइन लिखी है और ये लाइन लिखी है और कट करना है, तो प्लीज सिंगल लाइन के साथ कट करना, कि वो पढ़ सके कि आपने कट क्या किया है। कल को वो गलत हो तो आपको क्रेडिट मिल सकता है उसका। सही है। सो उसको सिंगल लाइन के साथ कट करना है, बिल्कुल ऐसे कट नहीं करना कि पढ़ा ही ना जाए, और कोशिश करना है कि कट ना करें। What if you have to show some answer and use the previous part for the next part? तो आपने पिछले वाले पार्ट में जो अगला पार्ट आ रहा है उसके अंदर आप राउंडेड ऑफ आंसर यूज कर सकते हो। जो वो कह रहे हैं ना कि पीछे वाले पार्ट को यूज करो, तो आप कर सकते हो उसको यूज। एक्स्ट्रा शीट मिल जाती है पेपर में, एज फार एज आई रिमेंबर मिल जाती है, लेकिन जरूरत नहीं होती, जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है। सो थिंक अबाउट, हाँ देखो, जब तुम लोग कैलकुलेटर में जवाब निकालते हो, फॉर एग्जाम्पल तुम लोग निकालते हो रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। अब अगर रेडियस ऑफ ऑर्बिट तुम लोगों का फ्यू मीटर्स आ रहा है, तो खुद सोचो कि फ्यू मीटर्स रेडियस ऑफ ऑर्बिट तो नहीं हो सकता ना। मतलब ये कि पॉइंट में बताने की कोशिश करोगे, जब आंसर निकालो तो 2 मिनट के लिए आंसर के ऊपर सोचो कि क्या ये आंसर मुमकिन है। या नंबर ऑफ फोटॉन्स अराइविंग ऑन अ मेटल प्लेट कैन नॉट बी 10 इतने कम, मतलब फोटोन कैसे हो सकते हैं। सही है। सो प्लीज याद रखो कि जब भी आंसर निकालो उसके बाद 1 सेकंड के लिए सोचो कि क्या ये आंसर लॉजिकल लग रहा है। अगर लॉजिकल लग रहा है, गुड, आगे चलो। when the quantities are changing, अब ये बड़ा एक एक बड़ा टेक्निकल सी चीज आती है जहां पे बहुत से लोग मार खाते हैं कि क्वांटिटी, वो कहते हैं क्वांटिटीज आर चेंजिंग, करेक्टली आइडेंट यू हैव टू करेक्टली आइडेंटिफाई वेदर द क्वांटिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ये देखो, एक्सप्लेन हाउ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाइज टू द चेन z टू x। अब आपको चेन z टू x को बताना पड़ेगा कि चेन z टू x इज इट इंक्रीजिंग, इज इट डिक्रीजिंग। ठीक है। सो चेंज को चेंज की तरह ट्रीट नहीं करना, हमने बताना है वहां पे कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, याद रखना। इसके एक एग्जाम्पल करते हैं, पार्ट 4 देखो। ये मतलब ये 2 डिफरेंट क्वेश्चंस है, मैंने सिर्फ ये इसलिए निकाले ताकि आप चेंज का लफ्ज आइडेंटिफाई कर सको। पार्ट 4 को देखो। द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ डिफरेंट potential difference. The new pattern on the screen is shown in figure 8.2. State and explain the change that has been made to the potential difference to create the pattern shown in figure 8.2. अब देखो, ये तुम लोगों को मैं थोड़ा सा समझाया था। दिस इज, ये क्या है, ये वो एक्सपेरिमेंट है। याद आ रहा है सबको ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है? दिस इज द एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिख लो इसको, एक्सपेरिमेंट टू प्रूव द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था? आपको याद है कि हम एक इलेक्ट्रॉन बीम लेते हैं और उस इलेक्ट्रॉन बीम को एक इवैक्यूएटेड चेंबर में रखते हैं और उसको इंसिडेंट करते थे ऑन अ थिन, किस चीज के ऊपर, किस चीज के ऊपर इंसिडेंट करते थे बताएं जरा। और पीछे हमने एक स्क्रीन रखी होती है। हाँ शाबाश, यू, इट्स इंसिडेंट ऑन अ थिन मेटल। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग नहीं, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग नहीं हो सकती। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग लाइट के ऊपर चलती है, इलेक्ट्रॉन तो सीधा गुजर जाएगा डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में से। सही है। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज ओनली फॉर लाइट। गोल्ड, gold is used, Rafe, in alpha particle scattering experiment. That's something else. और स्क्रीन, ये स्क्रीन है और ये क्या है? ये आपका इवैक्यूएटेड चेंबर है। फोकस करना है सबने और लिखते जाना, इवैक्यूएटेड चेंबर है। अब क्या होगा जब ये इलेक्ट्रॉन बीम इस थिन मेटल में से गुजरेगी तो वो डायफ्रैक्ट करेगी। सही है। सो लिख लो, व्हेन द इलेक्ट्रॉन बीम diffracts
when it passes through the thin metal. And concentric rings are formed on the screen. And this pattern is similar to diffraction pattern, which proves that the electrons behave like waves. So ये एक्सपेरिमेंट जो है ये प्रूव कर देता है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल है वो वेव की तरह बिहेव कर रहा है और इस तरह की रिंग्स प्रोड्यूस हो जाती है स्क्रीन के ऊपर. अच्छा, अब कॉन्सेंट्रिक रिंग्स तो बन गई, एक सेंटर होगा, फिर उसके इर्द गिर्द ये आपके वेव फ्रंट्स हो गए. मुझे ये बताओ इन दो वेव फ्रंट्स के दरमियान में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं जवानों? इन दोनों के दरमियान में जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं? अरीबा मेरे साथ सॉल्व करते ही जाओ, यू विल नो एवरीथिंग इंपॉर्टेंट. ये लाइव सेशन पूरा अटेंड करना है. जो चीजें मैं सॉल्व करूं मेरे साथ सॉल्व करनी है. शाबाश. दिस इज इन दोनों के दरमियान जो गैप होता है, वेल डन अली, वेल डन एनकोडेड ब्लैक. इसको लैम्डा, इसको वेवलेंथ कहते हैं. वेवलेंथ होते हैं ना, ये वेव फ्रंट्स के दरमियान में जो गैप होता है उसको वेवलेंथ कहते हैं. अब तुम लोग को याद है कि उस वेवलेंथ का ताल्लुक क्या होता है विद द वोल्टेज दैट यू अप्लाई ऑन द इलेक्ट्रॉन जिसके थ्रू ये एक्सेलरेट करता है? डू यू गाइस रिमेंबर? वो कौन सी इक्वेशन होती है? दैट इक्वेशन इज वर्क डन वाली. वर्क डन इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज, और वर्क डन जो होता है दैट इज इक्वल टू योर काइनेटिक एनर्जी. याद आया सबको कि आपने इस इलेक्ट्रॉन को एक वोल्टेज में से एक्सेलरेट कराया होगा, और आपने जितने ज्यादा वोल्ट में से एक्सेलरेट कराएगा उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आई होगी. सही है. सो लिखो, या इस सवाल का जवाब तो नहीं है लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूं कि वी क्यू विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूलाज होते हैं. शाबाश, वेल डन जमानो. आई एम वेरी हैप्पी, तुम लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो इन द चैट. तुम लोग मुझसे बहुत आगे चल रहे हो. सो वर्क डन विल बी इक्वल टू V into Q, और V into Q विल बी काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूलाज होते हैं जवानो. एक होता है हाफ mv स्क्वायर, और एक और भी होता है. दूसरे वाला कौन सा होता है जो आपको AS में प्रूफ करने को आता है, जो यहां पे भी आ सकता है प्रूफ करने को? वो कौन सा फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर का दूसरा वर्जन? इट इज p स्क्वायर अपॉन 2m. p स्क्वायर अपॉन 2m. ये p स्क्वायर अपॉन 2m हम कहां से प्रूफ करते हैं? करें मेरे साथ साथ. 2gmm और r एनकोडेड ब्लैक, वो ग्रेविटेशन का टॉपिक है, उसके अंदर आता है. यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड तो नहीं है ना. तो अब काइनेटिक, मैं देखो, मैं हाफ mv स्क्वायर, देखो मैं किसकी बात, मैं इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ. इलेक्ट्रॉन के ऊपर 3/2 NKT तो नहीं लग सकता, वो तो आइडियल गैस है. तो तुम लोगों ने अपने आप को समझाना है, कल जेन में बड़ी चीजें आएंगी. सही जगह पे सही चीज को इस्तेमाल करो. बात ही करे, वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 3/2 NKT है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 2gmm और आ रहा है, लेकिन वो मुख्तलिफ चैप्टर्स में है. ठीक है, अपने ज़हन में वो क्लैरिटी लेके आओ कि वो किस चैप्टर में कौन सा यूज हो रहा है. सही है. सो ये और ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से ड्राइव हो जाते हैं. अब वी क्यू विल बी p स्क्वायर ओवर 2m. तो यहां से आप मोमेंटम का एक्सप्रेशन प्रूव कर सकते हैं, विच इज 2mvq, और उसके ऊपर अंडर रूट लगा दो. शाबाश, वेल डन बख्तावर, वेल डन. ये आपको मोमेंटम का एक्सप्रेशन आ गया. अब आपको पता है डिब्रोई वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल्स टू h ओवर p, जो आप लोग सारे मुझसे बहुत पहले पहुंच गए थे, which made me
वेरी हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला कल सबको बहुत बहुत कामयाबी दे इंशाल्लाह। लैम्डा होता है एच और पी, दिस इज de Broglie वेवलेंथ का फॉर्मूला। एच आपको होता है प्लैंक्स कांस्टेंट है, सो लैम्डा एंड पी हैव एन इनवर्स रिलेशनशिप। अब अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो आपका मोमेंटम बढ़ेगा, और जब वोल्टेज बढ़ाओगे तो मोमेंटम बढ़ेगा, और जब मोमेंटम बढ़ेगा तो लैम्डा के साथ क्या होगा? जब मोमेंटम इंक्रीज करेगा वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, तो वो जो रिंग्स हैं वो करीब आ जाएंगी, जो रिंग्स हैं वो करीब आ जाएंगी। समझ गए? इब्राहिम कह रहा है कैन वी यूज एच इज इक्वल टू 2 mk? हाँ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं एज लॉन्ग एज डेरिवेशन ठीक है। सही है। सो अगर अब मेरे पास चूंकि इसका पीछे वाला पार्ट नहीं है, अगर तो ये रिंग्स अपेरेंटली क्लोजर आ रही हैं तो हमने इसका जवाब क्या लिखना है? इसका मतलब ये था कि उसने वोल्टेज जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज किया होगा। अगर मुझे उसने इनिशियल डायग्राम उसने दिखाया होगा जाहिर है क्वेश्चन में। अब अगर उसके उसके बाद उसने ये वाला डायग्राम में रिंग्स को करीब किया है तो हम कहेंगे वोल्टेज इंक्रीज किया है, जिसका मतलब ये था कि आपका मोमेंटम इंक्रीज हुआ और आपका वेवलेंथ डिक्रीज हुआ। वेवलेंथ डिक्रीज होने की वजह से रिंग्स हैव कम क्लोजर। ठीक है, चलो अब आ जाओ अगले अगले पॉइंट नंबर 6 पे। डू वी गेट ईसीएफ इन क्वेश्चंस? वी डू। एक नंबर मिलता है, जेन में रखना, पूरा पूरा सवाल में से एक नंबर मिलेगा, इसलिए प्लीज उस पर रिलाई नहीं करना। पॉइंट नंबर 6, इन शो दैट वाले नंबर पता है ना, वो कहते हैं शो दैट के ये वैल्यू है। ऑल कॉन्स्टेंट्स मस्ट बी सीन एज न्यूमेरिकल वैल्यूज इन सब्स्टिट्यूशन लाइन। अब आपने जब शो करना होता है ना किसी भी चीज को, तो आपने कोई क्वांटिटी, अगर आप लेट्स से कांस्टेंट है जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू आपने डाल के दिखानी है, जी ना लिख देना, नंबर नहीं मिलेगा। तो शो दैट कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस में कांस्टेंट्स मस्ट बी सीन एज न्यूमेरिकल वैल्यूज इन द सब्स्टिट्यूशन लाइन। अशाम, हर पेपर का थ्रेशोल्ड जो है ना वो वेरी करता है, और थ्रेशोल्ड को कभी नहीं देखना चाहिए। अशाम, अगर तुम्हारा पेपर इंशाल्लाह 70 to 80% ठीक होगा तो मैं स्टार वाली कैटेगरी में हो। ठीक है, ईसीएफ इज एरर कैरिड फॉरवर्ड। आओ जवानों, अब शो दैट वाला एक सवाल करते। द रेडियस ऑफ द सन इज दिस, luminosity is given, show that the temperature of the surface of the sun is 570। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हो इधर, जल्दी से बताओ। ये शो दैट वाला हम एक पार्ट करें, जल्दी बताएं। ईमान, कौन सी वाली बात समझ नहीं आई, बताएं। वेल डन अहमद। सो यहाँ पे आप यूज कर रहे हो स्टेफान्स लॉ, which is L is equals to sigma A T raised to power 4। ठीक है, luminosity is 3.83 into 10 raised to power 26 is equals to, अब स्टेफान कांस्टेंट की वैल्यू, स्टेफान कांस्टेंट की वैल्यू हमें गिवन होगी इधर, ये देखो ये गिवन है 5.67 into 10 raised to power -8। प्लीज ये पूरी डेटा बुकलेट देख के जाना कि कौन कौन से फॉर्मुलाज गिवन है और कौन कौन से फॉर्मुलाज नहीं गिवन। स्टेफान लॉ भी गिवन है और स्टेफान कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन थी 5.67 10 पर -8। सो यहां पे आप लिख दोगे 5.67 इंटू 10 पर -8। अब एरिया कितना लोगे? जी राफी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कल ये पेपर में आज के दिन में ही सारे कांस्टेंट्स को एक दफा देख लो कि कौन कौन से कौन, ये ना हो कि कल आप एक कांस्टेंट ऐसा ढूंढ रहे हो जिसकी वैल्यू हो ही ना यहाँ पे। मैं अभी आगे एक सवाल कराऊंगा और उसमें अगर आपको वो फॉर्मूला नहीं आता, वो आपको फॉर्मूला डेटा बुकलेट में नहीं मिलेगा। मैं भी आगे कराने वाला हूँ एक सवाल, तो इसलिए ये मैं करा रहा हूँ एक्सरसाइज आज के दिन में ताकि आपको आइडिया हो जाए। शाबाश। 4 पाई आर स्क्वायर, नॉट पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, बिकॉज
3 डायमेंशंस में होता है. So 4 pi into 6.96 into 10 raised to power 8 whole square 4 pi r square into t raised to power 4. सिग्मा वैल्यू ये लिखी हुई है 5.67 10 की पावर -8 डेटा बुकलेट में गिवन होती है. करो सॉल्व इसको, चेक करो सारे अपने कैलकुलेटर में, कैलकुलेटर के अंदर डाल के देखो, अपने कैलकुलेटर उठाओ सारे. पेपर आप लोगों का है, मेरा नहीं है, लेकिन एक एक सवाल अपने हाथ से करो ताकि कॉन्फिडेंस आए कि यार मैं कैलकुलेटर में कर रहा हूं ना, और अगर अभी ठीक हो रहे हैं तो कल भी ठीक होंगे. लेकिन अगर अभी कैलकुलेटर में नहीं करोगे तो कल यही पैनिक करते रहोगे, यार पता नहीं कैलकुलेटर जो इस्तेमाल किया था वो सही किया था गलत किया था, पता नहीं कैलकुलेटर में डालता मैं ठीक हूं, जवाब वो कुछ और निकाल देता है. अर्शिया 3 डायमेंशन स्फेयर, सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर. Sphere is 4 pi r square. Volume of a sphere is 4 by 3 pi r cube. शाबाश जवानों. सो अगर आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया है, सो आपका t रेज़ टू पावर 4 का वैल्यू आएगा 1.109 into 10 to the power 15. एक चीज नोटिस करना कि मैंने ये इंटरमीडिएट कैलकुलेशन है, मैंने कितने एसएफ लिखे 4, यहां पे राउंड ऑफ नहीं करना, और ये 4 से हटाते हैं कैसे, ये देखें आंसर की पावर में 1/4 लिख दे. मैं करके दिखाऊं फिर से, ये देखो 1.109 into 10 to the power 15 मेरा जवाब आ गया, ये आ गया. एक दो काम कर सकते हो जो मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूं क्योंकि ये भी तो हो सकता है ना कि 1/4 ना करना हो, कुछ और करना हो. तो उसके अंदर आपने ये पावर का बटन दबाना है, ये पावर वाला, ये दिस वन, दिस इज द पावर बटन. लेट मी प्रेस इट, यू विल गेट दिस, एंड नाउ यू नो दैट यू नीड टू टेक an under root like this of power 4 to get rid of the 4. so आपने यहां पे 1/4 लिख देना, पावर में 1/4 लिखोगे, खुद करके देखना कैलकुलेटर में, आपका आंसर आएगा 5770.7. so t will be 5770.7 which is, आपने अब यहां पे क्या है देखो, और से उसने कहा है इन शो दैट कैलकुलेशंस ऑल कांस्टेंट्स मस्ट बी सीन एज न्यूमेरिकल वैल्यूज इन दिस सब्स्टिट्यूशन लाइन नंबर 1. और आपने जो आंसर निकालना है वो आपने दिखाना है कि दिस इज 5770 केल्विन, ये जवाब है मेरा. क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद तुम्हारा गलत क्यों आ रहा है? फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करते हैं बिल्कुल. इज इट ओके इफ वी डोंट राइट द वैल्यू ऑफ t रेज़्ड टू पावर 4? या इट्स कंप्लीटली फाइन, 100%. मैं तो आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ. फातिमा अपने कैलकुलेटर में फिर से चेक करो बच्चे, सुकून से करो, एग्जाम में नहीं हो इसलिए अभी प्रैक्टिस जितनी दफा करोगी उतना अच्छा हो जाएगा. कैन वी टेक √4 इंस्टेड ऑफ, हाँ √4 पता नहीं मुझे, आई डोंट रिमेंबर दैट देयर इज एन √4 इन द कैलकुलेटर, सो यू हैव टू डू 1/4. अच्छा आ जाए एरिया का बताते हैं. देखो एरिया ऑफ स्फेयर, ये स्फेयर्स होते हैं ना सारे, स्टार्स और स्फेयर्स. एरिया ऑफ अ स्फेयर is 4 pi r square. It's not pi r square तो एरिया ऑफ अ सर्कल होता है. How to do t raised to power 4? मैं वही तो बता रहा हूं. फिर से देखो जवानों, करो मेरे साथ, मैं कैलकुलेटर में लिख रहा हूं 1.109 into 10 to the power 15. स्पीड अप करो. ये लिख लिया सबने जिनसे नहीं हो रहा? और उसके बाद अंडर रूट, एवरीबॉडी सेइंग यू कैन डू √4, सो जस्ट डू √4, और अदरवाइज इसे कैसे करते हैं √4? अच्छा, आई गेट इट. ओके, यस. सो गाइस देयर इज अ बटन, ये वाला, इफ यू लुक एट दिस वन, ये अंडर रूट लगा हुआ है और एक वैल्यू अंदर है अंडर रूट की और एक वैल्यू बाहर है. अगर आप इसको करो तो ये इस तरह अपेयर होगा. अब आपने करना क्या है, वो जो आपने आंसर निकाला हुआ है उसको अंडर रूट के अंदर डाल देना है. आंसर लिख दो, ये 1.109 10 to the power 15 लिखा हुआ था, यहां पे डाल दो, और इधर
पावर में 4 डाल दो, लाइक दिस, एंड लेट्स प्रेस इक्वल टू, बिस्मिल्लाह, देखो फिर आ गया, गॉट इट। चले, इस तरह भी कर सकते हो सर, पावर 1/4 भी तो कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे मर्जी करो, मैंने इसलिए हर तरीके से कर दिया। आगे चले, अवॉइड एम्बिगुअस, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ भाई प्रैक्टिस करके जाना, कल के पेपर में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। कल का पेपर ये ना हो कि आप पेपर में जाके कोई नई चीज दरियाफ्त कर रहे हो, आज ही दरियाफ्त करके जाए इंशाल्लाह। सही है जवानों, चलो नंबर 11 को देखो, पॉजिट्रॉन emission tomography contains obtains diagnostic information from a person. The information is used to form an image. PET uses a tracer. What is meant by a tracer? Tracer की definition लिखो सारे। Tracer क्या होता है? It's a substance containing a radioactive nuclei, radioactive nuclei that is introduced into the body. ठीक है, now PET scanning involves annihilation. Explain what is meant by annihilation. Annihilation याद है ना आपको, एक इलेक्ट्रॉन 0-1, एक पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव वर्जन, जब ये मिलते हैं तो ये 2 गैमा रे फोटॉन्स बनाते हैं। ये एनिहिलेशन का इवेंट है, ये इसमें गैमा रेस प्रोड्यूस होती हैं। और इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, मैं भी वो डिस्कस कर लेता हूं कुछ बातें उसकी। दिस रिएक्शन इज नोन एज एनिहिलेशन, ठीक है। What is meant by annihilation? That is a particle interacting with its antiparticle. A particle interacting with its antiparticle so that mass is converted, exactly, is converted to energy. When a particle meets its antiparticle, they're both destroyed. Perfect. Collision between matter and antimatter, बिल्कुल। अब यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा avoid ambiguous wording because बहुत कुछ लोगों ने ये लिख दिया when two antiparticles combine। नहीं भाई, एक particle और एक antiparticle। अब यहाँ पे कौन से particles involved हैं आप लिख देंगे, electron and positron. Calculate the total energy released in one annihilation event. इसको हम कहते हैं annihilation, ठीक है। So E is equals to mc squared, लेकिन याद रखना ये 2 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 2 पार्टिकल्स इन्वॉल्व है। ये m is mass of any one, या इसका या इसका, ये 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 2 से लाजमी मल्टीप्लाई करना है। So E is equals to 2mc squared, so 2 into, अब इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन का मास, में बार बार तुम लोगों को ये बुकलेट की तरफ लेके जाऊंगा कि कल को भूल जाते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन, अब देखो पॉजिट्रॉन नहीं लिखा हुआ, कल ढूंढने लग जाना पेपर में, यही मास होता है उसका 9.11 10⁻31। सो यहां पे लिखोगे 2 times 9.11 10⁻31 into 3 into 10⁸ होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करो कैलकुलेटर में, शाबाश। So 2 times 9.11 10⁻31 times 3 into 10⁸ whole square, and the answer that you get is 1.64 into 10⁻13. Please check. Do you get this answer? 1.64 into 10⁻13 joules. Do particles and antiparticles have the same mass? Yeah, बिल्कुल 100% हमेशा। अच्छा, अब
इस एनिहिलेशन इवेंट में कितने गैमा रे फोटॉन्स निकलते हैं? 2। सो ये एनर्जी जो आपने निकाली है, ये कितने गैमा रे फोटॉन्स को मिल रही है? 2 को मिल रही है। उसने कहा बताओ हर फोटॉन की वेवलेंथ कितनी है? तो आपको पता है कि E होता है इक्वल टू hc ओवर लैम्डा। लेकिन ये जो एनर्जी है, जब आप यहाँ पे 1.64 10 माइनस 30 डालो, 2 तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका ये है कि आप इस एनर्जी को पहले 2 पे डिवाइड करो, क्योंकि ये 2 फोटॉन्स को मिली है। वो कह रहा है ईच 1.64 into 10 minus 13 joules produces 2 मैं यहां पे लिख देता हूं, it produces 2 gamma photons। तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? डिवाइड बाय 2, और यहां पे आ जाएगा hc ओवर लैम्डा। ये अब एक गैमा की एनर्जी आ गई और उसी एक गैमा की वेवलेंथ भी निकल आएगी। So 1.64 into 10 to the minus 13 divided by 2, और lambda is equals to अब 8c 6.63 10 is to the power minus 34 times 3 into 10 to the power 8. This is 1.989 into 10 is to the power minus 25 divided by 1.64 into 10 to the minus 13 divided by 2, 8.2 into 10 is to the power minus 14. So 1.989 into 10 to the power minus 25 divided by 8.2 into 10 to the power minus 14. The wavelength that I'm getting as my answer is 2.425. 2.425 into 10 is to the power minus 12. So आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 2.43 into 10 is to the power minus 12. अब कुछ सवाल देख लेते हैं। शाबाश, वेल डन। डिग्री और रेडियन में कब करना है? आपने अपना कैलकुलेटर डिग्री मोड में रखना है, रेडियन मोड में करने की जरूरत नहीं है। लाइव कितने बजे तक है? बस जब ये हमारा पेपर खत्म हो जाएगा, मैंने कुछ सवाल निकाले हैं, वो सवाल करने जरूरी सवाल है, जैसे वो खत्म होते हैं लाइव खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। सही है, जल्दी करें जवानों, ताकि सो दैट वी कैन एंड दिस क्विकली। नाउ हाउ डू गैमा रेज प्रोड्यूस एन इमेज? गैमा रे किस तरह इमेज प्रोड्यूस करता है? जब गैमा रे एमिट होता है, द 2 गैमा रे फोटॉन्स travel in opposite directions. They are detected outside the body. So let's say for example, अगर ये बॉडी है ना, जिसके अंदर यहाँ पे वो इनहेलेशन इवेंट हुआ है, आपकी बॉडी के इर्द गिर्द एक रिंग होती है। जब इनहेलेशन इवेंट हो जाता है, तो जो गैमा रे फोटॉन्स है वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में इमिट होते हैं। देयर आर मल्टीपल इनहेलेशन इवेंट्स, सो मल्टीपल जगहों पे आपको डिटेक्शन मिलती है ऑन दिस रिंग। दे आर डिटेक्टेड आउटसाइड द बॉडी बाय डिटेक्टर्स, and you will say that the gamma ray photons arrive at different times on the detector ring, और उसके बाद हम the location को डिटेक्ट कर लेते हैं। लोकेशन ऑफ द गैमा रे फोटॉन्स कैन बी डिटरमिन्ड। क्यों? हमें पता होता है गैमा रे फोटॉन स्पीड ऑफ लाइट पर ट्रैवल कर रहा है। हमें पता है फॉर्मूला इज डिस्टेंस इनटू स्पीड इज डिस्टेंस ओवर टाइम, सो डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम, और यहां से आप लोकेट कर सकते हो कि किस जगह पे वो इनहेलेशन इवेंट हुआ था। सही है, सो दैट इज विथ रिगार्ड्स टू गैमा रे फोटॉन्स। हाँ, मैंने इसमें एक चीज पूछी तुम लोगों से। मेरा सवाल ये था कि मुझे ये बताओ कि व्हाई डू दे ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शंस? जल्दी से बताओ, शाबाश।
और आप लोग जब ये चैट देख रहे हो सारे, तो चैट में अगर किसी को किसी सवाल का जवाब आता है तो आप प्लीज आंसर कर दो, ठीक है, हेल्प ईच अदर आउट, बिकॉज मेरा फोकस आज के पेपर पे, आई डोंट वांट टू कीप द सेशन टू लॉन्ग, क्योंकि सोना भी है तुम लोगों ने, रिवाइज भी करना है। सुबह प्लीज सीधा उठ के पेपर में नहीं चले जाना, मैं एंड पे बात करूंगा वो, शाबाश। ऑपोजिट डायरेक्शन में इसलिए जाते हैं बिकॉज आपका जो इनिशियल मोमेंटम है that must be equal to the final momentum. Momentum must be conserved. That is why they travel in opposite directions. ठीक है, शाबाश, वेल डन। अच्छा, अब इधर आओ और आखिरी मेरा पॉइंट देखो, फिर हम पेपर की तरफ जा रहे हैं। When deriving an expression, अगर कल डिराइव करने का एक्सप्रेशन का सवाल आ गया तो याद रखना, फाइनल लाइन नीड्स टू बी एग्जैक्टली व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। आपने कहना है हेंस शोन, और वही चीज डिराइव करके दिखानी है। सो फॉर एग्जाम्पल, ये एक सवाल है, द ब्लॉक इज नाउ रिलीज्ड एंड इट ऑसिलेट्स वर्टिकली। कौन सा चैप्टर है ये? विच चैप्टर इज दिस? विच चैप्टर इज दिस गाइस? ये किस चैप्टर का सवाल है ये पूरा? हाँ, आई नो इट सेज इन द टाइटल, बट बहुत से लोग वो भी नहीं समझ पाते कि किस चैप्टर का सवाल है, जिसकी वजह से गलत फॉर्मूलों के ऊपर सुनना शुरू। एसएचएम का सवाल है ये। और जब आपको फोर्स का एक्सप्रेशन गिवन है और वो कह रहा है कि हम सीधा जा रहे हैं इसकी तरफ, हम सीधा आ रहे हैं इधर, फोर्स का एक्सप्रेशन इधर है गिवन, वो कहता है ओमेगा का एक्सप्रेशन निकाल के दो, जल्दी से करो अपने हाथ से। वेल डन, डू इट, अपने हाथ से करें इसको। किस तरह करेंगे? शाबाश, वेल डन मेरुनिसा, वेल डन अलीना, वेल डन मामीन। किस तरह प्रूफ करोगे अली नादिर, नमीर? हाउ विल यू प्रूव? So you will say MA is equals to A minus G, MA is equals to minus A G rho X, और फिर आप कहोगे acceleration is equals to minus A G rho X over M। और अब आप यहां पे वो लेके आओगे वो एक्सप्रेशन कि हमें पता है कि SHM का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है that is minus omega square X। सो हमारा A के नीचे A आ रहा है, माइनस के नीचे माइनस आ रहा है, X के नीचे X आ रहा है, तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा जवानों? ओमेगा स्क्वायर बराबर होगा A G रो ओवर M के। मेक सेंस? मेरे साथ साथ करना है, मेरे साथ साथ करना है, अपने हाथ से करो, खाली आज की स्क्रीन को देखते नहीं रहना। बहुत जरूरी है अपने हाथ से इस टाइम पे करना, इस टाइम पे कैलकुलेटर निकालो, इस टाइम पे यूज करो, इस टाइम पे गलतियां करो और अपनी गलतियों को ठीक करके जाओ, ताकि कल ना करो वो गलती, कल नहीं गलती होनी चाहिए इंशाल्लाह। सो ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर आ गया। अब आपने इधर अगर छोड़ दिया आपके नंबर कट जाएंगे, अगर आपने इस लेवल पे छोड़ दिया आपके नंबर कट जाएंगे। आपने इसको एक स्टेप आगे लेके जाना है और जो वो कह रहा है वो प्रूफ करके दिखाना है। ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए रो जी ओवर एम, ये यूं आपने बॉक्स में दिखा के फिर छोड़ना है। शाबाश, वेल डन। आओ जवानों, सो ये सबको क्लियर हो गया है, बहुत अच्छे, हम आगे जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 को देखो। अब वो वाली बातें जो मैंने तुम लोगों को आज के लेक्चर के शुरू में बताई थी बच्चे, वो नेगेटिव नेगेटिव रमला खुद ही कैंसिल आउट हो जाता है ना, बिकॉज माइनस के नीचे माइनस आ रहा है, तो वो तो कंपैरिजन में खत्म हो गया। ओमेगा स्क्वायर ये है, एक्स एक्स ये है, ए ये है, सही है। सो सिर्फ हमने ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए रो जी ओवर एम को लिखना है, माइनस का साइन तो आएगा ही नहीं। पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, सीटी स्कैन का फुल फॉर्म तो नहीं, वो फुल फॉर्म तो सीटी का वैसे खत्म हो गया, या वी हैव टू रिमूव, या चले आगे आ रहे हैं, सारे सवाल आ रहे हैं, सारे सवाल आ रहे हैं, ठीक है। चलो इसको देखो जी, कूलम्स लॉ, स्टेट कूलम्स लॉ। अब वो बातें याद करो जो मैंने अभी बताई है शुरू में। स्टेट कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। जल्दी से बताओ क्या ये फॉर्मूला डेटा बुकलेट में गिवन था या नहीं था? बताएं, क्या ये फॉर्मूला डेटा बुकलेट में गिवन था या नहीं था? नहीं गिवन था ना? शाबाश। सो आपने ये फॉर्मूला याद करके जाना है। अब आपने जब स्टेट कर दिया तो आपने अब सिंबल्स एक्सप्लेन करने हैं। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट इज relative permittivity of free space. What are Q1 and Q2? Q1 और Q2 ये क्या है? These are point charges. क्या है Q1 और Q2? Q1 and Q2 are point charges. And what is R? R is not the radius. ये जब भी ऊपर दो चीजें मल्टीप्लाई होती हैं, R उनके दरमियान का गैप होता है। R is the separation / distance between the charges. बिल्कुल इसी तरह आपने वो GMM और R square भी डिफाइन करना है। MM are point masses and R is the separation between. Imal, if you write KQQ बच्चे, KQQ में K जो कांस्टेंट है फिर आपको वो लिखना पड़ेगा अलग से। K is 1 over 4 pi epsilon naught. So मैं यूजली कहता हूँ कि KQQ और R square यूज क्या करो इन योर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है? In coded black, whenever they ask you to state a law, you can give the equation and you can define the symbols. ठीक है? सिर्फ स्टेट में वर्डिंग लिखते हैं, फॉर्मूला तो मार्क्स स्कीम में नहीं लिखा होता। देखो उसको नजर आ रहा होता है कि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2 दिखा रहे हो ना आप, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस या नहीं दिखा रहे, और आर को लिख रहे हो सेपरेशन ऑफ द चार्जेस, ये रेशियो भी बता रहे हो, तो हमें सब समझ आ रही होती है। ठीक है? सो आपने परेशान होने की, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू देने की जरूरत नहीं होती, वो तो उसको डेटा बुलेट में खुद भी नजर आ जाती है। अच्छा, पार्ट बी को देखो जवानों जल्दी से। Can we can describe in words? Yes, of course you can. 100% you can. अच्छा, part B. Part B को देखिए, अच्छा सवाल है। A charged sphere X is supported on an insulating stand. A second charged sphere Y is suspended by an insulating thread, so that sphere Y is in equilibrium. Y equilibrium में. A charge on sphere X is plus 96. A charge on sphere Y is plus 64. Assume that they're behaving like point charges. Length of the thread is 1.2 meters. By the way, इस पेपर का लिंक हमारी उधर गिवन है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उठा लो वहां से, और साथ साथ सॉल्व करना है, साथ साथ सॉल्व करना है। The length of the string is 1.2 meters. इनके दरमियान में जो गैप है वो 0.08 meters का है। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये है, on figure 4.2 draw and label all the forces acting on Y. बताओ जी, Y पे कौन कौन सी फोर्सेस हैं? 3 फोर्सेस हैं। कौन कौन सी, किधर है? फोर्सेस लेबल करनी है, कुछ और ना लेबल कर देना। स्फीयर वाई के ऊपर, तो स्फीयर वाई के ऊपर एक आपको वेट नजर आ रहा है, नंबर 1। दूसरा टेंशन, टेंशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे। अब डायरेक्शन भी बहुत जरूरी है, टेंशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। और दूसरा इलेक्ट्रिक फोर्स, कॉन्टैक्ट तो है ही नहीं बच्चे, देयर इज नो कॉन्टैक्ट, दोनों दूर है। इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या डायरेक्शन होगा? What is the direction of electric force? गौर से देखना, ये देखो इन दोनों चार्जेस का सेंटर के दरमियान में ये गैप है। जो सेंटर्स के दरमियान में लाइन चल रही होती है उसी लाइन के अलोंग फोर्स होती है। सो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, ये भूलना नहीं है। सही है? सो फॉर एग्जांपल, गौर से सुनो मैं क्यों कह रहा हूं ये देखो, ये ए है और ये बी है, कल को ये पेपर में आ गया। अब मुझे बताओ कि ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं, दोनों के दरमियान में रिपल्शन होगी। सो अब मुझे बताओ कि इनके दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्शन को कैसे दिखाओगे? अब कोई अल्लाह का बंदा अगर फोर्स को यूं दिखा देता है रिपल्शन को, तो सही दिखा रहा है, गलत दिखा रहा है? गलत दिखा रहा है, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि वो फोर्स जो होती है वो लाइन के अलोंग होती है, लाइन ऑफ फोर्स के अलोंग होती है। रिपल्शन दिखानी है, अगर वो एंगल के ऊपर है तो रिपल्शन यूं हो जाएगी, फिर यूं और यूं।
अब इसी डायग्राम को तुम लोग जैसे मर्जी रोटेट कर लो, देखो इसको मैं यूं करूं अब भी सही बनता है, इसको मैं यूं करूं अब भी सही बनता है, इसको मैं यूं कर दूं अब भी सही बनता है, इसको मैं यूं कर दूं अब भी सही बनता है। बात समझ आई है सबको कि फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन, जब वो दोनों के सेंटर जोड़ा करो स्ट्रेट लाइन से, उसी पे अलोंग। अब क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए फोर्स ऑफ रिपल्शन है, पॉजिटिव नेगेटिव होता फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दिखाते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। सो इधर आओ, this is the weight acting downwards, this is tension T acting this way, and the electric force is this way. अभी अगला पार्ट बड़ा जरूरी है, डिटरमिन द मास ऑफ स्फीयर y। बहुत बहुत जरूरी पार्ट, फोकस करना है आपने। मास ऑफ स्फीयर y कैसे निकालेंगे जवानों? मास ऑफ स्फीयर y को निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये इक्विलिब्रियम में था, ये इक्विलिब्रियम में था, एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होती इन सवालों में, सही है, इक्विलिब्रियम में। अब इक्विलिब्रियम में का मतलब क्या है कि सारी फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। अब जरा गौर से देखना जवानों, मैं इधर लेके आता हूं, ये देखो यहां पे ये एंगल थीटा है। तुम सबको पता है कि टेंशन के दो कंपोनेंट्स बनेंगे, एक बनेगा टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट व्हिच इज टी साइन थीटा, और एक बनेगा टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट व्हिच इज टी कॉस थीटा। ये सबको मालूम है ना, टी साइन और टी कॉस कंपोनेंट बनाए जाते हैं सबको। अब मुझे बताओ अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या रिलेशन है फोर्सेस के दरमियान में, जल्दी से बताएं। टी साइन थीटा किसके बराबर है और टी कॉस थीटा किसके बराबर है? शाबाश, वेल डन कमांडर एरविन। सो टी साइन थीटा must be equal to the electric force and T cos theta must be equal to the weight. Make sense? दो इक्वेशंस आ गई। अब उसने क्या निकलवाना है आपसे? मास। मास के लिए हमें क्या चाहिए? वेट। हमें टेंशन निकालने की जरूरत है क्या? टेंशन निकालने की कोई जरूरत है नहीं है ना, तो टेंशन को सब्स्टिट्यूट कर दो। कैसे करोगे? ऊपर वाली इक्वेशन में टी को सब्जेक्ट बनाओ, तो लिखो एफ ई ओवर साइन थीटा। अब इस टेंशन को उठा के इस इक्वेशन में डाल दो। सो एफ ई ओवर साइन थीटा इनटू कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू वेट। अब अगर इस इक्वेशन को रीअरेंज करोगे जवानों, W को नीचे ले आना, साइन थीटा ऊपर लेके चले जाओ और कॉस थीटा को भी इधर नीचे लेके आ जाओ, मतलब सब चीजों को उठा के इधर ले जाओ W के साथ। सो एफ ई इज इक्वल टू W इंटू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। कॉस थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा। टैन थीटा इज एफ ई ओवर W। अब हमें एफ ई मालूम करना है, एंगल मालूम करना है, वेट निकल आएगा। कैसे? अब एफ ई के लिए हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, के क्यू क्यू ओवर आर स्क्वायर। देखो अब वो किसी बच्ची ने मुझसे पूछा था ना कि वो के यूज कर सकते हैं, अब कैलकुलेशन आ रही है तो मैं के ही यूज करूंगा। कैलकुलेशन में के यूज करें, अब सॉल्व करें इसको। शाबाश। कॉम्पोनेंट नहीं बनाने का उसने नहीं कहा, कॉम्पोनेंट बनाने का उसने सिर्फ कहा कि मुझे डब्ल्यू निकाल दो। डब्ल्यू कैसे निकालोगे? डब्ल्यू निकालने के लिए एफ ई गिवन है, एफ ई आप निकाल लेंगे, डब्ल्यू कैसे निकालेंगे? जब तक आप टेंशन के कॉम्बिनेशन बनाएंगे डब्ल्यू नहीं निकलेगा। सही है। सो इलेक्ट्रिक फोर्स निकालनी है, के का फॉर्मूला होता है 9 × 10⁹। नाउ द टू चार्जेस आर गिवन टू अस। देखो और से, द टू चार्जेस वर 96 नैनो एंड 64 नैनो। सही है। सो Q1 Q2 94 96 नैनो था और 64 इंटू 10⁻⁻9, और ये आएगा 2 दफा इसलिए मैं इसके ऊपर स्क्वायर लगा रहा हूं, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये समझ आ गई ना? 96 नैनो और 64 नैनो, नैनो 10⁻⁹ 2 दफा आया, मैंने इसके उसके ऊपर स्क्वायर लगा दिया, बेशक 2 दफा लिख लो। डिवाइडेड बाय सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस इज 0.08, सो डिवाइडेड बाय 0.08 होल स्क्वायर। करें मेरे साथ साथ। इसमें इतनी गड़बड़ हो सकती है क्योंकि बंदा स्क्वायर भूल सकता है, बंदा यहां पे 10⁻⁻9 2 दफा लिखना भूल सकता है, इसलिए हम एक प्रैक्टिस कर रहे हैं आखिरी लम्हे पे, ताकि आप लोगों को कल कुछ नया ना आए।
मैं ये नहीं कह रहा कि ये पेपर आने वाला है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इससे मिलता जुलता आएगा। सो अगर अभी कर लोगे मेरे साथ और अपनी गलतियों को सीधा कर लोगे तो कल चांसेस आर के सीधा कर जाओगे पेपर। सही है, जल्दी सॉल्व करो उसको। 9 × 10⁻⁹ टाइम्स 96 टाइम्स 64 टाइम्स 10⁻⁻9 को बेशक 2 दफा लिख लो। अगर आपने न्यूमरेटर सही सॉल्व किया है आपका आंसर आना चाहिए 5.52 into 10 is 5.5296 into 10⁻⁻5 divided by 0.08 का square. So the answer to the force that I get is 8.64 into 10⁻⁻3 newtons. क्या ये सब कहा गया? Well done, शाबाश. Where did we get K from? ये देखो, पीछे जाओ, इधर आओ, ये कल जाके पेपर में ना ढूंढ रहे हो ना, इसको के कहते हैं। दिस इज के, अभी समझो, दिस इज के 1/4 पाइप्स नॉट को के कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻9। ठीक है, अपनी जितने क्वेश्चन अभी कर लोगे ना मेरे साथ, उतना तुम लोगों का वो क्लैरिटी हो जाएगी, ताकि कल कोई नई चीज ना हो। गोल ये कल कोई नई चीज ना है। अब फोर्स आ गई, एंगल कैसे निकालेंगे जवानों? एंगल कैसे निकालेंगे? हाउ डू यू फाइंड आउट tan थीटा? एफ ई आ गया, एफ ई की वैल्यू आ गई, एंगल निकालना है। इधर आ जाओ, ये वाला एंगल कैसे निकालोगे? सो यू विल से ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, सो tan थीटा लगा सकते हैं थ्रू, नहीं sin थीटा लगा सकते हैं, सम पीपल हैव, या sin theta is equals to perpendicular over hypotenuse. Perpendicular की वैल्यू 0.08, hypotenuse की वैल्यू 1.2। शाबाश, करो मेरे साथ, जवाब निकालो। .08 divided by 1.2 sin inverse, एंगल आ जाएगा 3.82। रयान, कई दफा ये होता है, पता होता है सिलेबस का, वो सिर्फ आखिरी दिन पे पैनिक कर रहे होते हैं ना, इसलिए वो रिकन्फर्म कर रहे होते हैं। तो मैं कहता हूँ आपको जब एक चीज का पता है कि वो नहीं है सिलेबस में, तो यकीन रखेंगे वो नहीं है, और अगर है तो इस टाइम पे कुछ भी नहीं हो सकता। सो इस टाइम पे आपको सिर्फ वही करना चाहिए जो आपको आता है। सही है, एंगल आ गया था 3.82, सो tan 3.82 और 8.64 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय tan 3.82 करो, यहां से आपका वेट निकल आएगा। वेट कितना निकलता है? जो वेट मेरे पास आ रहा है दैट इज 0.129। अब वेट तो नहीं निकालना था, मैथ्स निकालता है। mg इज 0.129, सो इसको डिवाइड कर दो बाय 9.81, सो मैथ्स आपके पास जो निकलेगा दैट इज गोइंग टू बी 0.013 kgs। परफेक्ट, आगे चलो। कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या उधर होता है? डेटा बुकलेट में गिवन होता है ये। How did we get the angle? Anonymous soul, we got the angle because we knew that this was a right angle triangle. We were given this distance, we were given this distance, we applied sin theta and we got the answer. That's how we did it. शाबाश, जल्दी करो। टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो डेटा बुकलेट में जाके देख लो कि फॉर्मूला है कि नहीं है। अगर नहीं है इसका मतलब है तुम लोगों को याद करना पड़ेगा। डेटा बुकलेट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है, नहीं है, नहीं है। सही है, सो इसका मतलब है याद करके जाना है कल। और जहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी देखो, अगर भूल जाता है तो इधर ही हम फॉर्मूले को लिख देंगे, के, जी की जगह के आ जाएगा, एम और एम की जगह क्यू और क्यू आ जाएगा, आर आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। गॉट इट? अगर भूल जाए। इसी तरह अगर कल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाता है V, उसका फॉर्मूला भूल जाए तो आपने सिर्फ ये उठाना है इसको, और आपने G की जगह लिखना है K, मैथ्स की जगह लिखना है Q और R को लिखना है R। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया है। अच्छा, ओ ये गिवन है, सही है, चलो मुबारक हो। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है Q/4πε0r, वैसे आपको पता होना चाहिए। So K/Q/R, the value K is 9 × 10⁻⁹, और दोनों चार्जेस की वैल्यू है वो डाल लें।
96 और 64? एक्चुअली मुझे डेटा बुकलेट इतनी ज्यादा पता नहीं क्योंकि मैं नहीं देखता डेटा बुकलेट को, सो फॉरगिव मी. 0.08. So 9 in 10 to the power 9 times 96 times 64 times 10 to the power minus 9 times 10 to the power minus 9. मैं आज खास तौर पे डेटा बुकलेट को इसलिए देख रहा हूँ कि कल पेपर आप लोगों का है, तो ट्राइंग टू थिंक फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू कि कल को अगर कल पेपर में फॉर्मूला भूल जाता है क्या वो है या नहीं है, मैं इसलिए बार बार वापस जा रहा हूँ उधर. चलें जी, लेट्स डू दिस. Let's do it. 6.9, I'm getting the answer 6.912 into 10 is to the power minus 4. So 6.9 into 10 is to the power minus 4. There you go. Samin, do we write k is equals to 1 over 4 pi epsilon naught every time? No, you don't have to write anything. When you're calculating, you just put the value of k straight up. Got it. चलें जी, पार्ट सी. अब पार्ट सी में वो आएगा पहले पार्ट वाली जो मैंने आज का जब लाइव शुरू किया था तो मैंने शुरू में एक पॉइंट बताया था, अभी आएगा उसका. सो इलेक्ट्रॉन है, एंटर करते हैं रीजन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स P and Q that is separated by a distance of 18 millimeters. The space between the plates is a vacuum. The potential difference between the plates is 250. Electric field may be assumed to be uniform. State the direction of the electric force. बताओ जी किधर जाएगा? Yes, anonymous, you get 1 mark. इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? इलेक्ट्रॉन is going to turn upwards. ठीक है? So what is the direction of the electric force? It's upwards. Clear? Upwards, and you have to explain towards P. ठीक है? Determine the magnitude of the force acting on the electron due to the electric field. इसका formula सबसे पहले electric field strength, which is V over D. Potential difference is 250, distance is 18. मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, 18 into 10 to the minus 3. मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना मत भूलना. So 250 divided by 18 into 10 to the minus 3. जल्दी करें. स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा 1.39 into 10 raised to power 4 वोल्ट पर मीटर. जी बिल्कुल बिल्कुल. अगर कोई बंदा कह दे कि ये बताएं इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन तो अपवर्ड्स है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड गाइस? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड? शाबाश. याद रखो, इलेक्ट्रिक फील्ड is always positive to negative. याद रखो, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज निकालने के लिए कॉमन सेंस को यूज करना है. कोई रूल नहीं लगाना, कोई राइट हैंड रूल कुछ नहीं लगाना. इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज निकालने के लिए कॉमन सेंस को यूज करना है प्लीज. और कॉमन सेंस वही है पॉजिटिव के ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट. अब मैं आने वाला हूं उस चीज के ऊपर जो मैंने चेक करनी है. अच्छा खैर, पहले इसको जल्दी से खत्म करें. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमारे पास आ गई. अब हमने फोर्स निकालनी है. फोर्स का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. चार्ज कितना है? व्हाट इज दिस? दिस इज एन इलेक्ट्रॉन. 1.6 into 10 raised to the power minus 19. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 1.39 10 raised to the power 4. मल्टीप्लाई कर दो दोनों को. So 1.39 10 raised to the power 4 times 1.6 into 10 to the power minus 19. जल्दी करें. The answer that you are going to get, हारून नहीं, चार्ज नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट जाता है. पॉजिटिव चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज इज ऑलवेज अगेंस्ट. सो इसको सॉल्व करो. द फोर्स दैट यू विल गेट इज 2.2 into 10 is to the power minus 15. Explain why the electron does not follow a circular path. Can we use KQ over R square? नहीं रमला,
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का तुम फॉर्मूला तो सही देख रही हो के क्यू और आर स्क्वायर, बट बच्चे वो तब यूज होता है अगर मैं तुम्हें कहूं कि ये चार्ज है और ये उसका रेडियस है, या उस चार्ज से तुम इतना दूर गए हो, बताओ इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। वो क्वेश्चन ही फर्क है। ये पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वी ओवर टी। सही है। सो फॉर्मूला मैंने बताया कि सबको सारे फॉर्मूलाज आते हैं, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड के कौन सा फॉर्मूला किस जगह पे लगाना है। प्लेट के बाहर देखो, उसने कहीं नहीं कहा कि ये चार्ज कहां जा रहा है, या प्लेट को टच भी करे नहीं करा, तो आप ऊपर यहां पे टच करा दो या इसको आगे टच करा दो, कोई फर्क नहीं, एज लॉन्ग एज आप बस ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट करा रहे हो, वेरी गुड। समझ गए हो? अच्छा, व्हाई डज इट नॉट फॉलो द इलेक्ट्रिक, ये देखो, ये बड़ा जरूरी सवाल है। शाबाश। देखो सर्कुलर पाथ का बनता है, सर्कुलर पाथ का बनता है वेन एवर फोर्स, ये मैं नीचे लिख रहा हूं, सर्कुलर पाथ बनाने की कंडीशन, सर्कुलर पाथ बनता है व्हेन फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो सर्कुलर पाथ कब नहीं बनेगा? व्हेन फोर्स इज नॉट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। बस। सो आपने याद, अच्छा अब सर्कुलर पाथ कहां बनता है? सर्कुलर पाथ बनता है आपका मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ बनता है। या अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ जाए, लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज कमिंग इन, और मैं कहता हूं कि मुझे ये बताओ कि ये नेगेटिव चार्ज नीचे जा रहा है। अब मेरा सवाल सुनना गौर से, सवाल को सुनना, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये नेगेटिव चार्ज नीचे जा रहा है। मैं कहता हूं मुझे ये बताएं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये निकाल के दें। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेगेटिव चार्ज है, एंटर करा है, बनाओ इसको, कल आ जाना है फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कैन वी से देयर इज नो मैग्नेटिक फोर्स? नहीं उमर, बिल्कुल नहीं। कैसे मैग्नेटिक फोर्स का, मैग्नेटिक फील्ड का तो सवाल ही नहीं है। सर्कल की यही कंडीशन है बच्चे, फोर्स और वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर होंगे तो सर्कल बन जाएगा। ये देखो ना, किसी ने मेरा हाथ पकड़ा हो यूं और मेरे हाथ को यूं चलाएगा, तो वो फोर्स यूं लगा रहा है, सॉरी फोर्स तो यूं लग रही है, वेलोसिटी यूं है, तो सर्कल बन जाता है। फोर्स यूं है मेरे बाजू के अंदर, इफ आई एम holding an object, I want to move it in a circle, so this is the direction of velocity and this is the direction of the force. So force and velocity are always perpendicular to each other whenever you move in a circular path. अब into the page, out of the page है। हाँ, मेरा सवाल सुनो, what is the direction of magnetic field? और यही मैंने वो, अगर आप शुरू में जाओ आज के लेक्चर में, तो मैंने शुरू में कहा था कि फील्ड और फोर्स को इतने लोग कंफ्यूज करते हैं और नंबर कटवा लेते हैं। फील्ड और फोर्स के अंदर कंफ्यूज नहीं करना, मैस और एक और मैंने लिखा था वर्ड उसके साथ, उसको कंफ्यूज नहीं करना, न्यूक्लियस और न्यूक्लियन को कंफ्यूज नहीं करना। सही है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो जवानों, इसके लिए डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज होगा। अब अप्लाई करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों की फाइनल रिवीजन हो जाए। देखो अगर नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, बिस्मिल्लाह, अगर नेगेटिव चार्ज इधर जा रहा है, वेयर इज द करंट? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जिस जिसको नहीं आता, अभी अपनी उंगलियां खोलो तीनों यूं, इस पे लिखो करंट, इस पे लिखो एम, इस पे लिखो एफ, जल्दी करो, अभी करो, डू इट राइट नाउ। खुशी होगी आप लोगों को जिन जिन जिनसे सही हो गया ये सवाल। अभी लिखो आई, अभी लिखो एम, अभी लिखो एफ। मैं भी करता हूं, ठहरो। देखो गौर से, हाथ को यूं खोल लें, और मेरा पेन चल गया।
current, magnetic field, force. तो चल पड़ो. Force, yeah. Okay. So current, magnetic field, force. गौर से देखते हैं. सबसे पहले आपने करंट का डायरेक्शन सीधा करना है. मेरा इलेक्ट्रॉन जा रहा है इस तरफ, तो करंट किधर होना चाहिए? करंट शुड बी ऑपोजिट. नंबर 1. नंबर 2, ये चार्ज पार्टिकल मेरे मैग्नेटिक फील्ड में नीचे की तरफ टर्न कर गया. इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है या मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ है? जल्दी से बताओ. मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फोर्स नीचे की तरफ है? जल्दी बताएं. शाबाश. और अगर आपको ये समझ आ गया तो प्लीज एक लाइक, सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकॉन कर देना. लव यू ऑल. सो आई इज टूवर्ड्स दैट साइड. मेरा सिंपल सवाल है, अगर ये नेगेटिव चार्ज नीचे जा रहा है तो ये नीचे की तरफ क्या चीज है? मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, फोर्स नीचे की तरफ. वो फोर्स खींचती है ना किसी चीज को. फोर्स. सो फील्ड तो ना गए ना, फील्ड नीचे, फोर्स नीचे की तरफ. अब ये सवाल है, IMF सही है. सो करंट, मेरा तो करंट उल्टा जा रहा है, ये वाला करंट मेरा इधर जा रहा है, सही है. फोर्स मेरी तरफ है, तो मेरा हाथ यूं होना चाहिए. ये देखो, थंब शुड बी पॉइंट टुवर्ड्स मी. अभी मैं अपने स्क्रीन को ऊपर करके तुम लोगों को साथ साथ दिखाता हूं, गौर से देखना, अभी क्लियर हो जाएगा. ये देखो, ये देखो. सो इफ यू कैन सी, the force is downward and the current is towards that side, है ना. इसको मैं यहां पकड़ लूं. सो करंट इस तरफ है, करंट इस तरफ है, करंट इस तरफ है. ये वाला फिंगर जिस पे आई लिखा हुआ है उसको इस आई के साथ अलाइन कर लो. कर लिया सबने? अब ये थंब यू बना हुआ है, थंब तुम्हारा इनटू द पेज आ रहा है कि दिस इज इनटू द पेज. ये देखो, ये इनटू द पेज है. इसको इनटू द पेज नहीं होना चाहिए, इसको यू होना चाहिए, इसको यूं होना चाहिए. थंब नीचे की तरफ होना चाहिए. F should be aligned with this F. I should be aligned with this I. So अपने हाथ को यूं रखो, पेज को सामने रखो यूं. करंट के साथ करंट लाइन, फोर्स के साथ फोर्स लाइन. फर्स्ट फिंगर इज पॉइंटिंग इनटू द पेज, सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज. कितने लोगों ने सही जवाब दिया? इनटू द पेज. How many of you got it right? So यहां पे लिख लो कि since magnetic force is downward. रायान शेख को कोई जवाब दे भाई कि करंट लेफ्ट पे क्यों जा रहा है? करंट लेफ्ट पे से जा रहा है क्योंकि नेगेटिव चार्ज के हमेशा ऑपोजिट होता है. पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में होता है, नेगेटिव चार्ज के अगेंस्ट होता है. वेल डन, शाबाश. सो सिंस मैग्नेटिक फोर्स इज डाउनवर्ड, using Fleming's left hand rule, magnetic field is into the page. समझ आ गया? अच्छा, अब इस सवाल में वापस आओ. अब मुझे ये बताओ, अगर मैं तुम लोगों को सवाल दे दूं, a magnetic field is introduced between the plates so that the electron passes undeviated. Part 1, state the direction of the magnetic force. Number 2, explain the direction of magnetic field. क्या जवाब दोगे इधर? क्या जवाब दोगे इधर?
राइट हैंड रूल कब यूज करते हैं? राइट हैंड रूल यूज करते हैं जब आपको कहे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लॉट करके दो, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन बना दो। शाबाश, वेल डन। तो तुम लोगों को रिलेट करना आ गया ना कि देखो ये इलेक्ट्रॉन था, इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फोर्स मिल रही थी ऊपर की तरफ जिसकी वजह से ये ऊपर जा रहा था। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि वो पार्टिकल अनडिविएटेड गुजरे, मतलब वो पार्टिकल हम चाहते हैं सीधा गुजरे। तो हमें क्या चाहिए? हमें जो भी चीज है वो नीचे की तरफ, जो भी फोर्स है वो नीचे की तरफ। सो मैग्नेटिक फोर्स शुड बी डाउनवर्ड्स। ये हो गया पहला सवाल कि मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड्स होनी चाहिए। और अगर कहते हैं एक्सप्लेन करो तो आप कहते हैं जी इलेक्ट्रिक फोर्स इज अप, हेंस मैग्नेटिक फोर्स शुड बी डाउन, सो पार्टिकल पासेस स्ट्रेट। अब वो कहते हैं बताओ जी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब आप फिर से वही करेंगे जो आपने पीछे किया था। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आपको पता है, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? करंट उल्टा जाएगा। और फिर से आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे, स्क्रीन को सामने रखोगे फिर से, ये देखो। देखो अब क्यों होगा इलेक्ट्रिक। फातिमा तुम कंफ्यूज करी हो ना, वो जो मैंने शुरू में बात बोली थी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स को कंफ्यूज नहीं करना बच्चे। आपके ऊपर फोर्स लगती है फातिमा तो आप हिलती हो। फोर्स, तो फोर्स पहले सॉल्व किया करो। फोर्स की वजह से आप में डायरेक्शन आता है बच्चे। मैं आपको यूं पुश करूंगा आप इधर जाओगे, मैं आपको यूं पुश करूंगा आप इधर जाओगे, फोर्स। सो जवान, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां मर्जी हो, इलेक्ट्रॉन ऊपर क्यों गया? इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर थी। तो अगर मैंने चाहता हूं कि ये पार्टिकल सीधा जाए तो मैग्नेटिक फोर्स किधर होनी चाहिए? नीचे की तरफ होनी चाहिए। अब करंट मेरे पास है, मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आई एम एफ फिर से अप्लाई करो। देखो गौर से, करंट जो है वो इस तरफ है। सो ये जो करंट वाली फिंगर है, आई वाली फिंगर, वो इस तरफ होनी चाहिए। मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड है, सो थंब जो है, थंब शुड बी अलाइंड विद एफ एम। सो अगर आप अपने पेज को यूं रखोगे तो बड़े आराम से आपका डायरेक्शन निकलेगा। देखो सेकंड फिंगर करंट के साथ, ये करंट था। थंब आपका मैग्नेटिक फोर्स के साथ, मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ जा रहा है, थंब इस तरफ जा रहा है। सो फर्स्ट फिंगर पे पॉइंट करिए इनटू द पेज, तो दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेज। ये आपके 2 से 3 नंबर का सवाल हो सकता है। गॉट इट? चले जी आगे चले। क्वेश्चन 5, कैपेसिटर्स का क्वेश्चन, बड़ा ही जरूरी सवाल, बहुत ही जरूरी सवाल। कैपेसिटर को चार्ज करते हैं विद अ बैटरी। ये डबल 2 वे स्विच लगा हुआ है। जब आप एस के साथ कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर चार्ज होता है, जब आप टी के साथ कनेक्ट करते हैं कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है। ठीक है, अब कहते हैं the switch is initially in position S when the capacitor is fully charged, the switch is moved to position T, the capacitor discharges after time T, after the switch is moved. This is the graph that is given. जवानों बड़े गौर से सुनना बात को। ये पहले ही तो ये ग्राफ समझो कि ये ग्राफ कहां से आ रहा है, ये ग्राफ कैसे बन गया, एल एन क्यू कहां से आ गया, और इस ग्राफ को इस्तेमाल करना सीखें क्योंकि ये नया टॉपिक है, नया टॉपिक ज्यादा टेस्ट होता है। सो इसके लिए जो इक्वेशन होती है ना जवानों, कैपेसिटर्स में आपने आपको आई एम श्योर आपको पढ़ाई गई होगी। द इक्वेशन इज Q इज इक्वल टू Q नॉट e टू द पावर माइनस टी ओवर आर सी। सबको मालूम है कि मेरे साथ डिराइव करें, अभी अभी के अभी डिराइव करें। Q इज इक्वल टू Q नॉट e टू द पावर माइनस टी ओवर आर सी। अब हमें चूंकि यहां पे ln नजर आ रहा है इसलिए हम यहां पे लिखेंगे ln Q इज इक्वल टू ln Q नॉट प्लस ln e to the power minus t over rc। ln लेना आना चाहिए आप लोगों को। When do we use VRMS for power? जब वो मीन पावर का है या खाली पावर का है तब RMS यूज करते हैं। ln Q is equals to ln Q नॉट माइनस t over rc, और ln e क्या होता है 1। So ln Q is equals to minus t over RC plus ln Q नॉट। जवानों मुझे बताओ इन दोनों को कंपेयर करके
इस इक्वेशन को कंपेयर करो इस ग्राफ के साथ और बताओ मुझे कि वाई एक्सिस पे एल एन क्यू नजर आ रहा है सबको, तो वाई एक्सिस वाले लेबल के ऊपर वाई लिख दो, एल एन क्यू के ऊपर वाई लिख दो। एक्स एक्सिस पे क्या नजर आ रहा है? एक्स एक्सिस पे आपको टाइम नजर आ रहा है, आपको पता है स्ट्रेट लाइन बनी है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सो मुझे ये बताओ कि इस ग्राफ का ग्रेडियंट क्या शो करता है और इस ग्राफ का y इंटरसेप्ट क्या शो करता है, जल्दी से बताएं। या यू कैन, ऑफ कोर्स यू कैन, इब्राहिम कर सकते हो आप, जल्दी से बताओ। शाबाश, तो देखो कंपेयर करो, कंपेयर करना सीख लो। एल एन क्यू इज इक्वल्स टू -1/RC इंटू टी प्लस एल एन क्यू नॉट। इसको यूं भी तो लिख सकते हो ना, ये -T/RC को अलग करके यूं भी तो लिख सकते हो, -1/RC पहले लिख दो और टी अलग लिख दो। सो एल एन क्यू था वाई एक्सिस पे ग्रेडियंट -1/RC टाइम पे x लिखा हुआ है और c इज एल एन क्यू नॉट। सो ग्रेडियंट है आपका -1/RC और y इंटरसेप्ट इज एल एन क्यू नॉट। इसका मतलब क्या है कि ये जो ये वाली वैल्यू है, दिस इज y इंटरसेप्ट, दिस इज एल एन क्यू नॉट। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ क्योंकि कल ये तुम लोगों को कंफ्यूज करेगी। मुझे ये बताओ कि एल एन का पावर ऑफ 10 है या नहीं है? ये q स्लैश यू रेस पर माइनस यू यू कूलम लिखा हुआ है, एल एन का पावर ऑफ 10 है कि नहीं है? क्या नेचुरल लॉग का पावर ऑफ 10 है या नहीं? q स्लैश यूसी लिखा हुआ है। What is the art of rearranging? You should look at the y-axis and the x-axis and just separate out the variables. शाबाश, याद रखना ln does not have power of 10, याद रखना, सही है, याद रखना, भूलना जाना। अब कहता है शो दैट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज 1.5 UF। अच्छा, सो इस ग्राफ का y इंटरसेप्ट देखो, this is 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.9. So I can say POT stands for power of 10. Power of 10. So ln Q naught, Jawano, is equals to 2.9. सीधा 2.9। अब Q naught की वैल्यू क्या होगी? E raised to power 2.9। यहां से Q naught निकालो, Q naught कितना निकलता है? करो कैलकुलेटर में, शिफ्ट E raised to power 2.9, ये आ जाएगा 18.17। अब इसका यूनिट क्या है? Q naught का क्या यूनिट है? हाँ सारा, अभी आगे आगे मैं ग्रेडियंट यूज करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। इसका यूनिट क्या है? 18.17। इज दिस कूलम? रमला ये भी समझ आ जाएगी। अब ये क्यू नॉट जो है, ये जो 18.17 आ रहा है, इज दिस कूलम और इज दिस माइक्रो कूलम? बच्चे माइक्रो कूलम इसका यूनिट था, मैं ये समझाने की कोशिश, माइक्रो कूलम चार्ज का यूनिट है। तुमने देखा है कि मैंने यहां से वैल्यू उठाई है तो मैंने सीधा 2.9 लिखा है क्योंकि ln के ऊपर कोई पावर नहीं होती। सो ln डज नॉट हैव पावर ऑफ 10। ln की वैल्यू जो आप उठाते हो, ln क्यू यहां से वैल्यू उठा रहे हो, ये ln की वैल्यू है। सो ln के साथ कोई पावर ऑफ 10 नहीं आती, लेकिन जो एंड पे q की वैल्यू निकालोगे, चार्ज जो निकालोगे, वो माइक्रो कूलम में आएगा। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, माइक्रो कूलम। अब उसने तो ये नहीं मांगा, उसने तो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मांगी है। देखो हमें पता है ये 12 वोल्ट्स है। सो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q ओवर V। कैपेसिटेंस है 18.17, चार्ज है वो है 18.17 × 10⁻⁶, और जो वोल्टेज है वो है 12। सो डिवाइड करो 18.17 को 12 पे, ये आपका आंसर आ जाएगा 1.51 into 10⁻⁶, which is 1.5 microfarads. Got it? Is this clear? Yes, Rubina, of course. Yeah, 100%. बस एंड में मैं कुछ बातें करूंगा, आप बेशक थोड़ी देर बाद आके देख लेना।
वेल डन एवरीबॉडी, आगे चलो। अब कहते हैं डिटरमिन द रेजिस्टेंस आर। अब आर कहां पे, आर तो ग्रेडियंट के फॉर्मूला में आ रही है ना, ग्रेडियंट इज माइनस। सारा तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब अब आएगा। डज लॉग हैव पावर ऑफ 10? मैंने ये लिखा है, लॉग natural log do not have power of 10. ठीक है, so gradient is minus 1 over RC. gradient की वैल्यू निकालें। gradient की वैल्यू क्या होगी? gradient की वैल्यू होगी 0,2.9। एक कोऑर्डिनेट उठा लो और एक कोऑर्डिनेट और उठा लो। दिस इज 4,1.9। मेक सेंस? इधर से ग्रेडियंट निकालो। सारा तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा, अपने हाथ से करके जाना। ग्रेडियंट इज y2 minus y1 over x2 minus x1। ग्रेडियंट निकालो जरा इस लाइन का, ये दो कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए। तो y2 को 1.9 ले लो, y1 will be 2.9, x2 को 4 ले लो, x1 will be 0. So this will be minus 1 over 4 which is minus 0.25. तो एक रही हो तुम्हारा ग्रेडियंट नेगेटिव आया, minus 0.25. So यहां पे लिख दो minus 0.25 is equals to minus 1 over RC. माइनस माइनस कट जाएगा, RC की वैल्यू निकल आएगी 1 over 0.25. Got it? So माइनस का साइन रखना है क्योंकि एंड पे वो कट जाएगा। और कैपेसिटेंस की वैल्यू भी हमारे पास है, तो यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल आएगी 1 over 0.25 into कैपेसिटेंस की वैल्यू 1.5 UF 1.5 into 10 की पावर -6। करो सॉल्व। The resistance value that I'm getting is really big. It's like 2.6 into 10 raised to power 6. So to remove ln we place E. Yeah, yes. ग्रेडियंट के लिए 0 0 ले सकते हैं? नहीं राफे, कैसे? क्योंकि 0 0 में तो उसे गुजर नहीं रहा वो। ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर से 2 पॉइंट्स उठाने। सही है, 2.6 10⁻6 ओम्स आ गया। अब कहता है कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर टाइम t = 0। एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है? एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला होता है हाफ QV। अब t = 0 पे कह रहा है, सो हाफ Q0 into V। हाफ इनटू चार्ज कितना था शुरू वाला चार्ज कितना था, ये निकाला था हमने। शुरू वाला चार्ज 18.17 माइक्रोकूलम। करें मेरे साथ साथ। अली शहजादे, इसका मतलब ये है कि जो ln Q की वैल्यू उठाई है ना यहां से 2.9, तो तुमने 2.9 के साथ पावर ऑफ 10 नहीं लगानी क्योंकि ln के साथ कोई पावर ऑफ 10 नहीं है। लेकिन तुमने जब यहां पे Q0 की वैल्यू निकाल ली सॉल्व करने के बाद, तो चार्ज की वैल्यू जो है बच्चे वो माइक्रोकूलम है। ये एक्सप्रेशन ये बता रहा है। सही है। सो जस्ट सॉल्व इट वेरी क्विकली। हाफ इनटू इनिशियल चार्ज इज 18.17 into 10 raised to power -6 into the capacitance. Capacitance is पीछे निकाली थी ना, 1.5 into 10 to -6। करें सॉल्व? नहीं, कैपेसिटेंस डालना है, वोल्टेज डालना है। into 12, so half into 18.17 into 10 to -6 into 12. The answer that I'm getting is 1.09 into 10 raised to power -4. So I can write 1.09 into 10 to -4. This is the answer. Can we do half CV square? Yeah. Log की base 10 होती है, ln की base E होती है। बिल्कुल। अहमद गलत आंसर आ रहा है, चेक कर लो। Okay. Part D. A second identical resistor is now connected in parallel with R. मुझे ये बताओ जवानों कि जब R की वैल्यू सेम होगी, आइडेंटिकल, और पैरेलल में लगा रहे हो, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? ये बताएं, व्हाट्स हैपनिंग टू योर टोटल रेजिस्टेंस? बताओ जल्दी से। टोटल रेजिस्टेंस, because you connect them in parallel,
that means that the total resistance is decreasing because जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल में लगेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कम होगी. ठीक है. अब वो कहता है कि फिर से एक लाइन बनाओ टू शो हाउ द वेरिएशन विल बी बिटवीन t is equal to 0 and t is equal to 5. गौर सुनना. वो कहता है द स्विच इज इनिशियली इन पोजीशन S व्हेन द कैपेसिटर रिचार्ज. वो फिर से t को मूव करता है, डिस्चार्ज करता है, और वही वाली बात फिर से रिपीट कर रहा है. मुझे ये बताओ RT की वैल्यू जब डिक्रीज करेगी, RT की वैल्यू आधी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि पहले एक रेजिस्टर था, अब दो हैं. हमें एग्जैक्टली बताना है कितना होगा. सो मुझे बताओ कि जब रेजिस्टेंस हाफ होगी तो ग्रेडियंट के साथ क्या होगा? बट ग्रेडियंट बी हाफ और विल ग्रेडियंट बी डबल्ड? ग्रेडियंट का फॉर्मूला था -1/RC. C तो कांस्टेंट, C तो चेंज नहीं किया, सो ग्रेडियंट इज 1/R. जब आपने R को हाफ किया, और गौर से सुने, गौर से सुने, सोच समझ के बताएं, आपने R को आधा किया है. R और ग्रेडियंट का इनवर्स रिलेशन है. ग्रेडियंट आधा होना चाहिए, डबल होना चाहिए. कैपेसिटेंस तो छेड़ ही नहीं ईमान. ये मैं इसलिए पेपर पे जोर लगा रहा हूं क्योंकि इसमें बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं जहां पे आप लोग कल गलती करोगे और ऐसा सवाल आना है. तो इसे ज़हन में रखना है कि इनवर्स रिलेशन है, तो अगर R को आधा कर रहे हैं तो ग्रेडियंट ने डबल होना है. ग्रेडियंट ने डबल होना है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने पीछे वाला ग्रेडियंट निकाला था, कितना आपने ग्रेडियंट की वैल्यू क्या निकाली थी? ग्रेडियंट की वैल्यू निकाली थी -0.25. मुझे बताओ व्हाट इज योर न्यू ग्रेडियंट? इज योर न्यू ग्रेडियंट -0.25 और इज इट -0.25 divided by 2 या multiplied by 2? What is your new gradient? Just because you have decreased your total resistance, आपने R को आधा किया है, तो gradient डबल होगा. आपने इसको multiply by 2 करना है, तो आपका new gradient होगा -0.5. Does that make sense? Your new gradient will be -0.5. सही है. अब इधर आ जाओ. उसने कहा है नई लाइन बना के दिखाओ, नई लाइन बना के दिखाओ इसी ग्राफ के ऊपर. मैं ये रब कर रहा हूं, नई लाइन बना के दिखाएं. सो नई लाइन शुरू तो इधर से ही होगी, नई लाइन शुरू यहां से ही होगी, लेकिन उसका ग्रेडियंट डबल होना चाहिए. सो आप क्या करोगे? गौर से सुनना. ये देखो, हमारी जो इक्वेशन थी जो हमने रीअरेंज की थी वो ये थी. ln q was on the y-axis is equals to gradient into x plus c. ग्रेडियंट की वैल्यू हमारी आ गई 0.5. किसी भी टाइम को पकड़ लो, जो मर्जी टाइम दिल करता है, 4 सेकंड्स पकड़ लो. हम देखते हैं 4 सेकंड्स के ऊपर क्या हो रहा है. 4 सेकंड्स के ऊपर जब टाइम की वैल्यू डालेंगे 4, टाइम की वैल्यू 4, इसकी वैल्यू आ गई -0.5, और ln q नॉट तो वही रहेगा ना. ln q नॉट तो वही रहेगा, वो तो चेंज नहीं हुआ. यहां से वही वाला पॉइंट है. सो यहां पे आप लिख देंगे, क्या वैल्यू लिखेंगे यहां पे c की जगह? ln q नॉट की वैल्यू क्या लिखेंगे यहां पे, ये बताएं? 2.9. 2.9 लिखेंगे. सॉल्व करो इसको. -0.5 into 4 plus 2.9. The answer that you get for this is 0.9. इसका मतलब क्या हुआ कि जब टाइम 4 सेकेंड्स होता है तो ln q की वैल्यू 0.9 हो जाती है. जब टाइम 4 सेकेंड्स होता है, जब टाइम, ये टाइम की वैल्यू देखो मैं शेड कर रहा हूं, जब टाइम 4 सेकेंड्स होता है, when time is 4 seconds, ln q की वैल्यू आ गई है 0.9. सो आपने ग्राफ पे जाना है और 4 सेकेंड्स के ऊपर जाके ढूंढना है 0.9. सो 0.9 ये वाला कोऑर्डिनेट है, this point over here, this point. So what you're going to do is you will just make a straight line down from here like this. This is your line.
और उसने कहा 5 सेकंड तक कंटिन्यू करना है, तो आगे तक स्ट्रेट लाइन को 5 सेकंड तक लेके जाना है, स्ट्रेट लाइन को यूं। हाँ अर्शिया, हाउ डू वी गेट द टाइम टू 4 सेकंड्स? आप ना ले, आप कोई और टाइम ले लो, जो मर्जी टाइम। मैंने तो 4 सेकंड पे वैसे ही देख लिया कि 4 सेकंड के ऊपर क्या वैल्यू आती है। आप 4 सेकंड में ना देखो, आप 2 सेकंड पे देख लो। आप यहां पे t की वैल्यू 2 डाल दो। When you put the value of t as 2, what answer do you get? करके देखो, -1 + 2.9, 1.9 आएगा। तो ये देखो 2 सेकंड्स के ऊपर 1.9। आपने 2 पॉइंट्स पकड़ने हैं, बस 2 पॉइंट्स पकड़ने और स्ट्रेट लाइन बना देनी है बस। Can't we just make it rough without calculation? ना बच्चा, ना 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 ना, 2 मार्क्स हैं, नंबर कट जाएंगे। समझ आइए? इज इट क्लियर? टेक एनी वैल्यू, आपके पास y इंटरसेप्ट है, ग्रेडियंट आपके पास है, y इज इक्वल टू c यूज करना है, बस आपने नया y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है? चलो परफेक्ट, मूविंग ऑन। ले जी, हॉल प्रोब के बारे में लोग पूछ रहे थे, हॉल प्रोब का सवाल आ गया। हॉल प्रोब के ऊपर भी जल्दी से बात कर लेते हैं। A lot of you are asking कि ये सेशन कब तक चलेगा? जब तक मुझे लगता है कि मैंने एक एक चीज प्रैक्टिस नहीं कर ली आपके साथ, और वो इंशाल्लाह खत्म होने वाली है। थोड़े से ही सवाल हैं आगे, बट आई वांट टू गो ऑन until I can. My daughter has 104 fever. उसको सुबह में इसलिए लेट करना पड़ा क्योंकि उसको सुबह हॉस्पिटल ले गए थे, and something that we ate, which is why we're all unwell. But हिम्मत ना हारे, मैं हिम्मत नहीं हारा, आपको भी नहीं हारनी, सही है? सो मेरे साथ stick around. Sir, can you repeat how to find the point वाला part? Yeah, इंशाल्लाह, अल्लाह ताला शिफा देने वाला। Yeah, of course. So मेरे जल्दी से मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने इस लाइन का पहले तो ग्रेडियंट निकाला था, वो तो शुरू वाले पार्ट में निकालना पड़ गया था। That gradient turned out to be -0.25. ठीक है, वो मैंने कहीं पे निकाला हुआ है, ये निकाला हुआ है -0.25, ये पहले निकाल लिया। अब हमें पता है कि ग्रेडियंट ने डबल होना है, सो ग्रेडियंट ने डबल होना है, तो नया ग्रेडियंट आ गया -0.5। ठीक है, अब देखो बच्चे, मेरे y एक्सिस पे लिखा हुआ था ln(q). My equation was basically ln(q) is equals to -1/RC into t plus ln(q0). ठीक है, मुझे ये पता है ln(q0) की वैल्यू फिक्स्ड है, वो है 2.9। आप जो मर्जी टाइम ले लो, टाइम की वैल्यू 2 सेकंड ले लो। -1/RC वाज योर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट की वैल्यू फिक्स्ड है, जो नया ग्रेडियंट है वो -0.5 है। इधर से आप ln(q) की वैल्यू निकालो, ln(q) आपके पास आ जाएगा यहाँ पे -1 + 2.9 which is 1.9। सो ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि 2 सेकंड्स के ऊपर ln(q) की जो वैल्यू है वो 1.9 है। मैं लिख देता हूं, at t = 2 seconds ln(q) की वैल्यू 1.9 है। सो मैं यहां पे जाऊंगा ग्राफ पे, मैं जाऊंगा 2 सेकंड्स पे, और मैं देखूंगा 2 सेकंड्स पे वैल्यू इज 1.9। अब मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट्स आ गए ना, एक ये और एक ये, बस स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। दिस इज द आंसर। आओ जी आओ, चले क्वेश्चन। थैंक यू जवानो, इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट ए। अच्छा, ये जो होता है ना कि इसके बाद मैंने पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, प्लीज आखिरी दिन पे कोई पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं होता। आखिरी दिन पे आप सिर्फ वो वाले हिस्से देखते हैं जहां पे आपको कंफ्यूजन होती है, जहां पे आपको लगता है कि तो ये चीज मुझे भूल रही है या ये चीज मुश्किल है। सिर्फ मुश्किल चीजों को रिवाइज करना है। कैन यू डिराइव द हॉल प्रोब इक्वेशन? लेट्स ट्राई इफ यू गेट द टाइम। A Hall probe is placed in the magnetic field. The Hall voltage is 0. The Hall probe is rotated to a new position in the magnetic field. The Hall voltage is now maximum. Explain these observations. पता है ना तुम लोगों के, Hall probe को जब घुमाते हैं तो Hall probe की जो वैल्यू है वो वेरी करती है between 0 and maximum. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वो sin थीटा का रिलेशन होता है वहां पे, जो आपने याद रखना कभी। when Hall voltage is 0, the probe is parallel to the magnetic field. So समझो कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मेरी उंगलियां, ठीक है, और समझो कि दिस इज द हॉल प्रोब। सो अभी हॉल प्रोब और मेरी फील्ड लाइन के दरमियान में एंगल जो है वो 90 है, लेकिन हॉल प्रोब जैसे यूं टर्न करेगी ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। देखा, पैरेलल हो गई।
सो जब हॉल प्रोब को यू रोटेट करते हो तो वो एंगल चेंज होता है विद द मैग्नेटिक फील्ड. सो यूं है तो एंगल 90 है, यूं है एंगल 0 है, फिर यूं हो गया एंगल 90. सो दैट इज व्हाई इट कीप्स ऑन, द वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग. So when the Hall volt is 0, the probe is parallel to the magnetic field, which was ये field lines और ये Hall probe. और जब ये मैक्सिमम होगा तो वो यूं होगा. मुझे ये बताओ इस पोजीशन में, अभी जो पोजीशन है, what will my Hall voltage be? 0 और मैक्सिमम. अभी जो रीडिंग है वो क्या होगी, 0 या मैक्सिमम? बताएं. 0. शाबाश. When Hall voltage is 0, the probe is parallel to the magnetic field. And when Hall voltage is maximum, the probe is perpendicular to the magnetic field. याद रखना. सही है. नेक्स्ट, अब आपको ऐसे फॉर्मूला है VH इक्वल टू BI ओवर NTQ. ये याद है सबको? जी जल्दी से बताओ डिराइव कैसे होता है. ये डिराइव होता है वहां से, वो करंट का फॉर्मूला था एक. क्या फॉर्मूला था वो? करंट वाज NAQV. याद है सबको ये? उसके बाद आपने एक स्टेज पे आए थे जहां पे आपने कहा था मैग्नेटिक फोर्स विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स. मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला होता है QE. Q और Q कट जाता है, V इंटू B इज इक्वल टू E. याद करें. अब ये E क्या चीज होता है? E इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. B क्या होता है? B इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? V अपॉन D, where V is potential difference and D is the distance. So यहां से आप कहते हैं B into V, small b. The small b stands for speed. और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला V over D. और इस V को हम बोलते हैं हॉल वोल्टेज. सो यहां से निकल आता है VH is equals to BVD. एक ये एक्सप्रेशन प्रूफ करने को आता है, नंबर 1. The second thing is this V and this V are the same. So you have to pick up the velocity from this expression, plug it over here and solve, और आपको एंड पे ये निकल आएगा. ठीक है. अब what is the meaning of N? N is charge density. ये जो इस एक्सप्रेशन में N होता है, N is charge density. मैंने तुम लोगों को हिंट दे दिया है ताकि तुम लोग अगर कहीं पे भी अभी YouTube पे जाके सर्च करोगे तुम लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा. बस अब इधर से वेलोसिटी को उठाना है और इसमें डालना है और ये वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा. अपने हाथ से एक दफा कर लेना. एन को चार्ज डेंसिटी कहते हैं, नंबर ऑफ चार्ज, क्या नंबर डेंसिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स भी कह सकते हैं. एक्सप्लेन व्हाई हॉल वॉज मेड ऑफ सिलिकॉन रादर देन कॉपर. देखो, सिलिकॉन रादर देन कॉपर. Silicon would have smaller end. Copper metal hai, metal has large end. Silicon has smaller end, hence Hall voltage is larger. क्योंकि आपको पता है कि अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखो तो हॉल वोल्टेज और एन का इनवर्स रिलेशन है. सही है. इंशाल्लाह फॉर्मूला डेरिवेशन आएगी इंशाल्लाह. पार्ट सी को देखो, डेरिवेशन करके जाना भूलना मत. पार्ट सी, a Hall probe gives a maximum reading of 24 millivolts when placed in a uniform magnetic field of flux density 32 milliteslas. So उसने आपको ऑलरेडी एक चीज रीडिंग बता दी है. Hall probe gives a maximum reading of 24 millivolts. Hall voltage इतना आता है जब ये field strength होती है. The same Hall probe is now placed in a magnetic field of fixed direction and varying flux density. The Hall probe is fixed so that the angle is the same when the Hall voltage is 24. और अब वो देखते हैं how does the Hall voltage vary with time. A coil with 70 turns and a diameter of this is placed in the varying magnetic field. The plane of the coil is perpendicular to the field lines. Calculate the maximum EMF induced in the coil. Okay, good job. देखो EMF induced का फॉर्मूला क्या होता है? सीधा सीधा EMF induced का फॉर्मूला होता है N delta phi by T. This is the formula for EMF induced. Correct?
अब उसने कहा है कि मुझे ये बताओ कि ईएमएफ इंड्यूस्ड कितना है, सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इक्वल टू एन बी ए ओवर टाइम। अब देख लो क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। एन की वैल्यू, ठीक है, बी की वैल्यू हमें निकालनी है, बी अभी डायरेक्टली सामने नजर नहीं आ रहा, डायमीटर से एरिया निकल आएगा। टाइम उसने आपको बता दिया कि बिटवीन मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड दिखाना है। सो बताएं जी मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड किस जगह पे है? Maximum EMF induced is where the rate of change is maximum. Where the rate of change is maximum. Rate of change maximum. Gradient का maximum है इस पार्ट में, इधर हॉल वोल्टेज चेंज हो रहा है, इधर EMF इंड्यूस होगा। इधर हॉल वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा, वोल्टेज चेंज नहीं हो रहा, वोल्टेज कांस्टेंट है। मुझे बताओ इधर EMF इंड्यूस होगा या जीरो होगा? यहां पे what is the EMF induced in the flat section when the hall voltage is not varying? Zero, because there is no change. You want the hall voltage to change. So हमने यहां पे देखना, this is where the gradient is maximum, hence the EMF induced is going to be maximum in this part. So हम इस part के ऊपर फोकस करेंगे। अब इधर टाइम देखो, this is 7.2, इधर टाइम देखो, this is 8.6. So टाइम इंटरवल आ गया हमारे पास, 7.2 minus 8.6, 1.4. 1.4 seconds is the time interval. और अब आप यहां पे देखें कि यहां पे ये वोल्टेज चेंज कितना है। So this voltage over here, if you look at the y-axis, this is 36 millivolts. 36 millivolts. अच्छा, so हमें तो B की वैल्यू चाहिए, हमें तो 36 मिलीवोल्ट्स नहीं चाहिए, इसलिए उसने ऊपर ये बता दिया आपको कि 24 मिलीवोल्ट्स आता है 32 मिली टेस्ला से। 24 मिलीवोल्ट्स आता है 32 मिली टेस्ला से। ये वोल्टेज होता है जब ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। सो मुझे बताओ 36 मिलीवोल्ट के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड चाहिए? एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ताकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल आए। 24x is equals to 32 into 36. x की वैल्यू आ जाएगी, करेक्ट? 32 into 36 divided by 24. The answer is 48. 48 milliteslas. This is the value of the field strength. अच्छा, अब y end पे कैसे मैक्सिमम? ग्रेडियंट को देखो मुझसे, ग्रेडियंट को देखो। आपको ये पता होना चाहिए EMF induced is maximum when flux change is maximum, or flux change is maximum when voltage change is maximum in least time. So अगर आप नोटिस करो इधर भी वोल्टेज चेंज हो रहा है तो इधर भी EMF इंड्यूस होगा, इधर भी वोल्टेज चेंज हो रहा है इधर भी EMF इंड्यूस होगा, लेकिन ज्यादा EMF कितने इंड्यूस होगा? जिसमें टाइम कम होगा। सो कम टाइम है यहां पे, इधर ज्यादा टाइम था, इसलिए यहां पे EMF इंड्यूस ज्यादा नहीं होगा, इधर ज्यादा होगा क्योंकि इधर टाइम कम लग रहा है। सही है। सो हमारे पास n की वैल्यू आगे जवानो, n की वैल्यू इज 780, b की वैल्यू इज 48 मिली टेस्ला, 48 × 10⁻³ इनटू द एरिया। अब डायमीटर ऑफ द कॉइल इज गिवन 33.6 सेंटीमीटर, सो एरिया निकाल लो पाई d²/4 करके। सो पाई इंटू 3.6 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 करें इसको। 3.6 इंटू 10⁻² होल स्क्वायर इंटू पाई डिवाइड बाय 4। Your answer will be 1.01 into 10⁻³ इसका EMF इंड्यूस ग्राफ बनाते हैं, अभी बना देंगे। अच्छा सवाल है। 1.01 into 10⁻³ डिवाइडेड बाय द टाइम, टाइम था 1.4 सेकंड। सॉल्व करें इसको, ये वाला टाइम
So 780 into 48 10 to the minus 3 times 1.01 into 10 is to the power minus 3 divided by 1.4. The answer that I'm getting is, Bismillah, 0.027. 0.027 volts. अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछने वाला हूं और वो विदाउट कैलकुलेशन बताना है क्या होगा जवाब. सही है, विदाउट कैलकुलेशन जवाब. विदाउट कैलकुलेशन बनाना है. मुझे ये बताओ, इधर जो ईएमएफ आ गया है वो तो हमारे पास आ गया है 0.027 वोल्ट्स. ठीक है, अगर मैं कहता कि मुझे ये बताओ इस सेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा, तो करते क्या, मुझे ये प्रोसेस समझा दो. इस सेक्शन में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, इसके लिए टाइम कितना यूज करते, एक्सप्रेशन यही होता, टाइम कितना यूज करते हैं. सबसे पहले तो ये बताओ, व्हाट टाइम वुड यू यूज? द टाइम दैट यू वुड यूज इज दिस वन, इतना 3 पॉइंट समथिंग सेकेंड्स का, वो यहां पे लिखते हैं. ठीक है, फिर देखते हैं, अच्छा ठीक है जी, हॉल वोल्टेज तो वही 36 है, सो 36 मिली वोल्ट कितना देगा, वो 48 ही आता. सो ना माइनस 0.027 नहीं होना था, और हाफ भी नहीं होना था, क्योंकि ये टाइम एग्जैक्टली डबल नहीं है. गौर से देखें, ये 3 पॉइंट समथिंग, ये 1.4 है. 1.4 इट्स नॉट डबल द टाइम. 1.4 को डबल करो 2.8 बनता है. दिस इज नॉट 2.8. गौर से देखो, दिस टाइम इज नॉट 2.8, इट्स 3.2. ये डबल नहीं है, तो ईएमएफ को आधा ना कर देना, सोचे समझे बगैर नहीं करना, कैलकुलेशन करनी है. ठीक है, टाइम को डालोगे 3.2 इधर, 780 रहेगा, ये यही रहेगा 1.01 10 माइनस 3. सिर्फ ये वाली और ये वाली वैल्यू वही रहेगी 48 10 माइनस 3. सिर्फ टाइम 3.2 होगा. डू यू गाइस अंडरस्टैंड? 780 रहेगा, बी की वैल्यू भी वही रहेगी. बी की वैल्यू वो क्यों रहेगी? क्योंकि वोल्टेज चेंज नहीं हुआ, वोल्टेज अभी भी 36 ही है. और यहां पे 1.01 10 माइनस 3, क्योंकि एरिया ऑफ द कॉइल वो भी नहीं चेंज होगा, डायमीटर भी फिक्स्ड है. फिर से देखो, look at it again. EMF induced initially, फॉर्मूला लगाओ, EMF is NBA over time. N की वैल्यू 780, B की वैल्यू अभी भी 48 into 10 is minus 48 milli Teslas, because 36 millivolts is the change. So 36 millivolt gave us 48 milli Teslas. So 48 milli Tesla आ गया, एरिया आगे लिख दो 1.01 into 10 is to the power minus 3. और टाइम जो आप डालोगे, प्लीज टाइम गौर से देखो, ये टाइम यहां से लेकर इधर तक होगा, यहां तक. दिस टाइम इज 3.2. सो आपने 3.2 डालना है इधर और आपका जवाब आ जाएगा. जो भी जवाब आएगा ठीक है. हाँ, अब हमने 1.4 क्यों लिया? क्योंकि उसने आपको कहा था मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस को. ईएमएफ इंड्यूस्ड इज मैक्सिमम व्हेन टाइम इज मिनिमम. सो हमने लीस्ट टाइम वाली जगह पे देखा कि ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है, तो यहां पे मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा. और इसके बाद जो ग्राफ बनना था, जो आप लोग कह रहे थे कि अगर वो कहता कि कॉइल में बनाओ ग्राफ कॉइल का, वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल वर्सेस टाइम. जवानों, वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल, मुझे बताओ शुरू में वोल्टेज इंड्यूस होगा या नहीं होगा? Would there be a voltage induced in this part? Yes or no? Yes. अब आपने ये वाला वोल्टेज इंड्यूस हमें दिखाना है यूं. सही है, अप टू 3.2 सेकेंड्स. इसके बाद क्या करोगे? What will you do between 3.2 and 7.2? ये बताओ, 3.2 और 7.2 के बीच में क्या करोगे? दिस इज द वोल्टेज इंड्यूस इन द कॉइल. इंड्यूस वोल्टेज ग्राफ बना रहे. शाबाश. आप कहोगे जी बीच वाले पार्ट में कोई वोल्टेज नहीं होगा, सो इसको 0 कर देना, पुट इट 0.
And what will be the voltage induced in the last part? 7.2 के बाद 7.2 से 8.6 तक, 7.2 से 8.6 तक. शाबाश, well done, well done. 7.2 से 8.6 तक क्या होगा? It will be a bigger peak क्योंकि ज्यादा वोल्टेज इंड्यूस हुआ है, टाइम भी कम लगा है. So this will be the graph. ठीक है, नेगेटिव पोलैरिटी. और अगर आप ये पहले वाले पार्ट को नीचे बनाते तो फिर बाद वाले पार्ट को पॉजिटिव करते. और याद रखना कि ये वाला पीक इज बिगर, दिस पीक इज बिगर देन दिस वन, नेगेटिव एंड मोर बिगर. यस, शाबाश, वेल डन. लेकिन जी, अब आप में से बहुत से लोगों ने पूछा था कि ये जो सवाल होता है ना, ये डार्क लाइंस और ये वो, ये बता दें एक दफा कि ये डार्क लाइन वाली क्या कहानी है. तो जवानों, डार्क लाइन वाली कहानी को एक ही दफा समझ लो कि डार्क लाइन में होता क्या. ठीक है, वाई ऑन ऑपोजिट एक्सिस. डार्क लाइन वाली कहानी में ये होता है, हाँ, पोलैरिटी फॉर बोथ विल बी ऑपोजिट. ये देखो, ये दो सवाल आ सकते हैं, मैं इसलिए ये दोनों ग्राफ्स आपको दिखा रहा हूं जवानों, और से देख लो. एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम. ठीक है, एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एमिशन. दो सवाल आते हैं. एक सवाल ये होता है कि हमारे पास व्हाइट लाइट है, मतलब ये पूरा स्पेक्ट्रम है, ये वाला, जिसको आपने हाइड्रोजन गैस में से गुजारा, वो यूं बनाता है, व्हाइट लाइट, हाइड्रोजन गैस, और यहां पे कहता है दिस इज द एमर्जेंट लाइट. गौर से सुनना, गौर से सुनना. व्हाइट लाइट का मतलब ये है पूरा विबग्योर, VIBGYOR, पूरा पूरा विबग्योर जब इसके अंदर जाता है तो जो इमर्जेंट होता है स्पेक्ट्रम, उसमें भी VIBGYOR होता है, इमर्जेंट लाइट होती है. लेकिन उसमें विबग्योर में आपको काली लाइनें नजर आनी शुरू हो जाती है. सो इमर्जेंट लाइट के अंदर आपको ये नजर आता है. समझ गए? अब ये हुआ क्या, हाइड्रोजन गैस ने कोई पर्टिकुलर एनर्जीज को एब्जॉर्ब कर लिया, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब कर लिया. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर द डार्क लाइन्स. What is the reason for the dark lines? The reason for the dark lines is, लिख लो क्योंकि आखिरी दिन है, ये सवाल आना है, तो तुम लोग कल इंशाल्लाह पेपर में छा जाओगे. रीजन फॉर द डार्क लाइन्स, ये डार्क लाइन क्यों नजर आती है, जो विबग्योर वाले स्पेक्ट्रम है इसमें ये डार्क लाइन्स क्यों बन जाती है? डार्क लाइन्स इसलिए बन जाती है क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब्स photons of specific wavelengths / specific frequency. हाइड्रोजन गैस वो एनर्जी जब उसमें से रख लेता है, तो रखने की वजह से इस स्पेक्ट्रम के अंदर से वो एनर्जी निकाली जाती है, तो डार्क लाइन बन जाती है. अब दिस एनर्जी डिफरेंस, the energy causes the atom to get excited, and the energy difference between the energy levels of the atom is equal to the energy that has been absorbed. So what happens is कि हाइड्रोजन के अंदर ये एनर्जी लेवल्स हैं, इलेक्ट्रॉन इधर है, वो जैसे ये वाली एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा तो वो ऊपर जंप कर जाएगा. इट विल जंप टू अ हायर एनर्जी लेवल, इट विल गेट एक्साइटेड. ठीक है, और इस एक्साइटेशन की वजह से वो एनर्जी आपके स्पेक्ट्रम में से निकाली जाती है. वेल डन. सो the energy difference between the energy level of the atom is equal to the energy absorbed, or as a result what happens is
the energy is then emitted when the electron de-excites. So energy difference between energy level of the atom is equal to the energy absorbed. This causes the electron to get excited. और जब वो de-excite होता है तो वो energy emit कर देता है. Yeah, you can say. बिल्कुल. The energy is emitted when the electron de-excites. The energy is emitted in all directions. And that explains why the dark lines appear. ये चीज एक्सप्लेन करती है कि वो डार्क लाइंस को अपेयर करती हैं, क्योंकि डार्क लाइन आती तब है जब आप ये एनर्जी खा जाते हो. उसके वजह से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, ऊपर छलांग मारता है, इधर आके वो अनस्टेबल हो गया. अब वो यहां से नीचे छलांग मारेगा, डी एक्साइट करेगा. जब वो डी एक्साइट करेगा तो वो एनर्जी रिलीज कर देगा, उस फोटोन को रिलीज कर देगा. और आपको याद है दैट सिंस, इस सवाल का से ताल्लुक नहीं है, सिंस द एनर्जी चेंज इज स्पेसिफिक, hence that proves the existence of discrete energy levels. ये एक और सवाल आता है, कि वो बताएं जी कि एनर्जी लेवल डिस्क्रीट क्यों होते हैं. क्योंकि आप कहते हैं कि जो हमने जो एनर्जी एब्जॉर्ब की है या जो एनर्जी चेंज है वो स्पेसिफिक है. इसका मतलब ये है कि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं ये डिस्क्रीट है. Got it? So that was this question right there. ये वाला डार्क लाइंस अकर के लिए आपने बस वो हमें वो नहीं बताना कि जो डार्क वो कि एनर्जी लेवल्स डिस्क्रीट होते हैं, वो नहीं बताना, बाकी सब बताना है उससे पहले. All right, now some energy levels for the electron in isolated hydrogen atoms are illustrated in figure 7.1. Table 7.1 shows the wavelengths that are emitted. So ये wavelengths emit होती हैं. The energy associated with energy level n is equal to 2 is minus 3.4. Calculate the energy in joules of the energy level n is equal to 3. बताएं जी n is equal to 3 के लिए वो कौन सा energy level होगा? So delta E is equals to, अब उसने आपको बता दिया कि वेवलेंथ जो एमिटेड है, तो आपको पता है कि यहां फॉर्मूला लगाना है एच सी ओवर लैम्डा. हाँ, मैं एमिशन स्पेक्ट्रम इसके बाद बता देता हूँ. डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा. अब वो कहते हैं द एनर्जी एसोसिएटेड विद एन इज इक्वल टू 2 इज माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. वो कहता है इसकी जो वैल्यू है वो है माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. वो कहता है मुझे बताओ कि इधर क्या वैल्यू है. व्हाट इज दिस वैल्यू? व्हाट इज दिस वैल्यू? सो मुझे ये बताओ कि आप इन तमाम में से आउट ऑफ ऑल ऑफ द वेवलेंथ्स सबसे छोटी वेवलेंथ, दिस इज द लीस्ट वेवलेंथ, लैम्डा मिनिमम, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू विच एनर्जी चेंज? मिनिमम या मैक्सिमम, ये बताएं. जब लैम्डा एमिटेड मिनिमम होता है तो एनर्जी चेंज मिनिमम होता है मैक्सिमम होता है? एनर्जी विल बी मैक्सिमम, द जंप विल बी मैक्सिमम. और जब लैम्डा मैक्सिमम होता है तो एनर्जी चेंज विल बी मैक्सिमम और मिनिमम? ये बताएं. शाबाश, एनर्जी चेंज विल बी मिनिमम.
Well done. So that should give you an idea. That should give you an idea. जल्दी करें इसको. Are 5 to 6 months enough to prepare composite for A-level? 5 to 6 months are more than enough. CT scan में पिक्सेल्स वाला है सिलेबस में? नहीं. मोल वाले क्वेश्चन करा दें. अच्छा, जल्दी से पहले इसको सॉल्व करो ना, इसका जवाब निकालो जल्दी. उसने कहा है कैलकुलेट द एनर्जी इन जूल्स ऑफ एनर्जी लेवल n इज इक्वल टू 3. जल्दी से बताएं. और से बता दें कि एनर्जी एसोसिएटेड विद n इज इक्वल टू 2 इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स. शाबाश. हरी अब जवानो. दिस इज द लास्ट क्वेश्चन. जल्दी करें, इसके बाद मैंने आपको बताना है कि आपने इसके बाद कौन से टॉपिक्स करने हैं. शाबाश. मेरा दिमाग बिल्कुल बंद होने की तरफ आ है, सो आई हैव टू रैप अप क्विकली. सो डेल्टा ई इज HC over lambda. ठीक है. दिस इज, इसको हम कहते हैं E3, इसको हम बोलते हैं लेट्स से E2 फॉर एग्जांपल. So delta E is going to be E3 minus E2. This is equals to HC over lambda. Now, E3 is what you want to find. E2 is minus 3.4 into 1.6 into 10 to the power minus 19 is equals to HC over lambda. H is 6.63 into 10 to the power minus 34. C is 3 into 10 to the power 8. And what is the wavelength that we're using here? The wavelength that you're using over here is 658 into 10 to the power minus 9. Solve करें और जवाब निकालें. Well done, hurry up. So 6.63 into 10 to the minus 34 times 3 into 10 to the power 8 divided by 658 into 10 to the minus 9. This gives me 3.02 into 10 to the power minus 19. And this is E3 plus 3.4 into 1.6. That's like 5.44 into 10 to the power minus 19. So E3 turns out to be 3.02 minus 5.44. The answer that you get for this is minus 2.42 into 10 to the power minus 19. जल्दी से कर लें इसको, फिर मैं आपको टॉपिक्स बताने लगा. Yeah, so these are the wavelengths of the photons that are emitted in the transitions to n is equal to 2. So from n is equal to 6 to n is equal to, when you jump, you get this number. When this happens, then you do this. So n is equal to 4, n is equal to 3. Is tarah. All of these are the transitions from to n is equal to from other energy levels. So गौर से देखो, आपको जवाब मिल गया आपका कि ये सारी ट्रांजिशंस आर टू n इज इक्वल टू 2. गौर से देखो,
ये सबसे बड़ा एनर्जी गैप नजर आ रहा है? इज दिस द मैक्सिमम एंड इज दिस द मिनिमम? यस और नो? इज दिस क्लियर एवरीवन? Do you guys understand now? और जो मैक्सिमम एनर्जी होता है दैट रिप्रेजेंट्स मिनिमम वेवलेंथ, और जो मिनिमम होता है दैट रिप्रेजेंट्स मैक्सिमम वेवलेंथ। इसलिए हमने ये वाला एनर्जी गैप लिया बिकॉज इट वाज द स्मॉलेस्ट represented the largest wavelength. That's why we picked up 658. Is it now clear? Chalo, perfect. अच्छा guys, अब जो मैंने टॉपिक्स करा दिए हैं ये लाजमी करके जाने। जो मैंने टॉपिक्स करा दिए रीबा, you've seen the topics that I've done. Don't miss out on them. और आपको इस टॉपिक की क्लियर होना चाहिए। इस टॉपिक जितने मैंने आपको सवाल कराए हैं, is it necessary to mention the negative in the final answer? हाँ, क्योंकि energy levels are always negative. ये सारे आंसर्स जो होते हैं ना, जितने एनर्जी लेवल होते हैं, ये सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। अच्छा, सो जो टॉपिक्स मैंने करा दिए वो आपको आते हैं और वो आपने रिवाइज करके जाने। इसके अलावा जवानों, यू हैव टू डू दिस। आप लोगों ने लाजमी अल्ट्रासाउंड करके जाना है और आप लोगों ने लाजमी लुमिनोसिटी वाले क्वेश्चंस करके जाने हैं और हाफ लाइफ रेडियो एक्टिविटी करके जानी है। सो आपने जितना मेरे साथ कर लिया है, इट कवर्स ऑलमोस्ट everything that I am expecting. Half life, luminosity वाला क्वेश्चन, अल्ट्रासाउंड लाजमी करके जाना है। और इसके अलावा एक रेक्टिफिकेशन फुल वेव प्लीज देख लेना जाने से पहले। ऑलराइट, चले, परफेक्ट। So guys, of all of the topics that I've covered, मैं चाह रहा था कि मैं ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स की आपको खुद प्रैक्टिस करा दूं। कुछ टॉपिक रह गए हैं, पेट स्कैन मैंने करा दिए आपको। मैंने क्या कराया, जो मैंने कराए हैं वो लाजमी करके जाने, जो मैंने करा दिए। उसके अलावा प्लीज ये वाले टॉपिक्स जरूर देख लेना बिफोर। ओके, चले, परफेक्ट। जवानों, कल के पेपर में प्लीज जाने से पहले अपना सारे का सारा काम रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। When you wake up, please don't wake up at the paper time. Wake up slightly before paper time. ठीक है, पेपर से थोड़ा सा पहले उठ जाना। और थोड़ा सा पहले उठने का मतलब ये है कि घंटा 2 घंटे पहले उठ जाना। और प्लीज एक दफा जो मुश्किल चीजें हैं ना उनको रिवाइज कर लेना। मुश्किल चीजों को, आसान चीजें आती हैं आप लोगों को, जो मुश्किल चीजें जो आज के लेक्चर में लाइक कोई इंपॉर्टेंट चीज सीख ली, कोई ट्रिक सीख लिया, उसको रिवाइज कर लेना। पेपर से पहले खुदा के वास्ते किसी तरह कोई चीज डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। डोंट स्टार्ट एन इंटेलेक्चुअल डिबेट बिफोर द पेपर कि जी तुमने ये पढ़ा है। कोई जरूरत नहीं है ऐसी डिस्कशन की। सीधा पेपर में जाओ, इंशाल्लाह कम आउटसाइड यू विल बी चैंपियंस। और मैं वो जल्दी से वो बता दूं क्योंकि मुझे वो मैंने कहा था कि मैं बता रहा हूँ। I told you about the absorption spectrum, right? ये मैंने सारा समझा दिया। emission spectrum में क्या होता है? emission spectrum में सिर्फ ये होता है कि आप हाइड्रोजन गैस को एक वोल्टेज अप्लाई करते हो। व्हाइट लाइट नहीं होती उसके अंदर, हाइड्रोजन गैस एक ट्यूब के अंदर होती है, वोल्टेज पल्स देते हो और उस हाइड्रोजन गैस को डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के थ्रू देखते हो तो आपको emission spectrum नजर आता है। सही है, दोनों रिएक्शन में, दोनों में फर्क है। एक केस में व्हाइट लाइट है और एक केस के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, हाइड्रोजन गैस को ट्यूब में बंद करो, वोल्टेज पल्स अप्लाई करो, वोल्टेज पल्स अप्लाई करने के बाद डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग के थ्रू देखो उस ट्यूब को जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस बंद है, तो तुम लोगों को ये सेपरेटेड लाइंस नजर आएंगी। और वो कहेगा कि वो सेपरेट लाइंस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सेपरेट लाइंस रिप्रेजेंट कर रही है स्पेसिफिक एनर्जी जंप्स को। और कहानी वही है कि वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। जब आप पल्स देते हो, वोल्टेज देते हो, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है, जब डी एक्साइट होता है तो वो एनर्जी एमिट करता है और स्पेसिफिक जंप्स होती हैं, इसलिए आपको स्पेसिफिक वेवलेंथ्स नजर आती है। Do you do physical sessions in the coming holidays? It's going to be online, inshallah.
डन जवानों, इंशाल्लाह बहुत बहुत दुआएं हैं तुम सबके लिए। इंशाल्लाह मैं भी नमाज पढ़ूंगा और तुम लोगों के लिए भी दुआ मांगूंगा। इंशाल्लाह सबको बहुत बहुत कामयाबी दे। ऑलराइट। When current is flowing between two parallel wires, find to find B. B का फॉर्मूले में म्यू नॉट आई ओवर 2 पाया एक करंट आता है, एक करंट। सो आपने, आपको क्वेश्चन बताएगा कौन सी वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। The part of the PET scan that I've done with you, that's more than enough. Yes, perfect. Thank you so much everybody. Have a great day. मेरी नमाज जो है ना वो मेरे ख्याल है कज़ा भी हो गई है, बट चले आप लोगों की तैयारी हो गई। डन। थैंक यू सो मच। बहुत दुआएं, तुम लोग छा जाओगे कल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत सारी दुआएं। गो फॉर इट एंड किल इट। टेक केयर एवरीबॉडी। थैंक यू। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बेस्ट ऑफ लक। टेंशन नहीं लेनी अब। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। Yes, this is going to be available.